हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेपी नॉवल स्टोरी में। ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 21 आदित्य एंड काव्या मोमेंट। दूरी इतनी ज्यादा सालों की थी कि आव्या की अब खुद को काबू करने की हिम्मत ही न रही। हमेशा वो टूटा हुआ होने के बावजूद खुद को संभालती लेक छोटी इना आज वह अव्यान को देखकर अपने बिखरे हुए जज्बात, इतने सालों की तड़प, दर्द सब कुछ बाहर निकाल रही। आव्या का न आंसू थमे और न ही रोना रुका, बस वह रोते जा रही थी जैसे वह आंसू को थमने नहीं देना चाहती थी। आव्या के इतनी देर तक अंदर न आने से सौरभ उसकी ओर आते हुए बोला, कौन है प्रिंसेस? इतना बोलते ही उसकी नजर आव्या और अव्यान पर पड़ी तो वह एकदम से वहीं रुक गया। अव्यान सौरभ की आवाज सुन अपनी आंखें खोली जो अब तक उसने बंद करके रखी हुई थी। अव्यान आव्या के आंसुओं को पूछने लगा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। उसके आंसू लगातार बहे जा रहे थे। आव्या अब अव्यान को देखकर उसके चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ रोते हुए बोली, आप ठीक है भाई? अब तक कहाँ थे? मुझे लगा उस जलती आग में मैंने सबको खो दिया। डेडा तो उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। बोलते ही आव्या खांसने लगी। रोते हुए उसका बुरा हाल हो चुका था। आव्या खांसना रोकते ही फिर से बोलने की कोशिश करने लगी कि तभी अव्यान ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रख दिया। आव्या अपनी आंसू भरे आंखों से अव्यान को देखने लगी। अव्यान आव्या के माथे को चूम लेता तो आव्या की आंखें अपने आप बंद हो जाती और थमे हुए आंसू फिर एक बार गालों से बहने लगते। आव्या के पैर अब तक अव्यान के कमर पर लिपटे थे। अव्यान आव्या को वैसे ही अंदर ले जाने लगा। रॉनी भी अंदर जाता और बॉडीगार्ड वही दरवाजे पर रुक जाते। रॉनी दरवाजा बंद कर देता। अव्यान आव्या को साथ में लेकर ही सोफे पर बैठ जाता और गिलास का पानी उठाकर उसे देते हुए बिना भाव के कहा, पानी पी लो रैबिट। आव्या सिसकते हुए थोड़ा पानी पीकर फिर से अव्यान के सीने से लग जाती। अव्यान पानी को टेबल पर रखते हुए बोला, बैठ जाए चाचू। सौरभ जो अब तक दोनों को देखकर अपने जज्बात को काबू कर रहा था, वह अव्यान की आवाज सुनते ही सोफे पर बैठ गया। आव्या सिसकते हुए धीरे से बोली, डैडा पागल हो गए? वो मम्मा को बोलते ही आव्या फिर से जोर जोर से रोने लगी। आव्या को अब आदित्य की सारी हरकतें याद आ रही थीं, जो उसे टूटने पर मजबूर कर रही थी। अव्यान आव्या को अपने सीने में छुपाए उसके बालों को सहलाने लगा। आव्या ने कसकर अव्यान की शर्ट का ओ मुट्ठी में भर लिया और बस रोते रह गई। सौरभ ने आज पहली बार इस तरह से आव्या को टूटते हुए देखा, जो इन सालों में उसने कभी नहीं देखा। करीब 1 घंटा बीत गया। आव्या का रोना तो बंद हुआ, लिए अब भी उसकी सिसकियां बंद नहीं हुई। अव्यान भी चुपचाप आव्या के चुप होने का इंतजार कर रहा था। अब तक सब कुछ शांत ही था, तभी जोर से आदित्य के चिल्लाने की आवाज आई। आवाज सुनते ही आव्या हड़बड़ा गई। वह तुरंत अव्यान के गोद से उठकर भागते हुए कमरे की ओर चले गई। सौरभ और रॉनी भी उसके पीछे चले गए। आव्या अंदर जाकर देखी तो आदित्य कमरे के चारों ओर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान उसने कमरे की बहुत बुरी हालत कर दी थी। कपड़े, सामान बिखरे पड़े थे, तकिए फटे हुए थे, सारा सामान हर जगह बिखरा था। आदित्य ढूंढते ढूंढते उसकी नजर काव्या की तस्वीर पर जाती, जिसे आव्या ने स्लैब पर रखा था। आदित्य वाइफी बुलाते हुए जल्दी से भागकर जाता और काव्या की तस्वीर को लेता। आदित्य काव्या की तस्वीर को लेकर बेड पर आता और उसे देखकर कहता, वाइफी, मेरी वाइफी। अव्यान धीमे कदमों से आकर रुकता और दरवाजे से ही आदित्य को देखता। आदित्य की हरकतों को देखकर अव्यान के कान एक आवाज गूंजने लगती है, वाइफी, अगर तुम न रही तो मैं खुद को मार दूंगा, और अगर नहीं मर सका तो तुम्हारे छोटी इना पागल हो जाऊंगा। अव्यान ये सब याद करते हुए आगे बढ़ने लगा। अब तक आव्या आदित्य के पास जा चुकी थी। आव्या को देखते ही आदित्य उसे हाथ को पकड़कर बोला, वाइफी, मुझे वाइफी के पास जाना है, मेरी वाइफी के पास जाना है। अव्यान आदित्य के पास पहुंचा। अव्यान आदित्य को बहुत गौर से देखता, फिर अपने हाथ बढ़ाकर बोला, पापा चलिए, मम्मा आपका इंतजार कर रही हैं। ये सुनकर सौरभ और आव्या दोनों एक साथ अव्यान को देखते। वहीं आदित्य अब अव्यान को देखने लगा। कुछ पल तो उसने अव्यान के चेहरे को देखा, फिर उसके हाथ को। अव्यान छोटी इत्या को देखकर फिर से बोला, मम्मा इंतजार कर रही हैं, आपकी वाइफी इंतजार कर रही हैं, चलिए। ये सुनकर आदित्य के मुंह से धीरे से आवाज आई, वाइफी। बोलते ही उसने अपने हाथ अव्यान के हाथ पर रख दिए। सक्सेना हाउस। रात के 9 बजे हुए हैं। डोरबेल की आवाज से श्रेष्ठा और सहस्त्रा जो सोफे पर बैठी थी, दोनों की नजर उस ओर चली गई। सहस्त्रा उठने वाली होती पर श्रेष्ठा उसे रोक खुद उठकर दरवाजे की ओर बढ़ गई। दर्श और विक्रम सोफे पर बैठे बात कर रहे थे। श्रेष्ठा दरवाजे को खोलकर, कहाँ रह जाते हो अंश? बोलते ही उसने सिर उठाकर सामने देखा। सामने देखते ही श्रेष्ठा की आंखें हल्की नम हो गईं। श्रेष्ठा को देखते ही आव्या तुरंत श्रेष्ठा के गले लगकर रोने लगी।
श्रेष्ठा आव्या की पीठ पर हाथ रख लेती। श्रेष्ठा की नजर अब आदित्य पर गई, जिसकी हरकतें बहुत अजीब थीं। दर्श और विक्रम का भी ध्यान दरवाजे की ओर चला जाता। विक्रम दरवाजे की तरफ देख थोड़ा हैरान हो जाता। आज सुबह ही तो उसने आव्या, आदित्य और सौरभ को देखा और अव्यान ने आज ही उन्हें ढूंढ लिया। ये सोचते ही विक्रम थोड़ा परेशान सा हो जाता। सहस्त्रा सबको देखकर उसमें से बस आदित्य को ही पहचान पाई। उसके अलावा उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर वो सब कौन है, क्योंकि उसे अब तक इस घर के सभी सदस्यों के बारे में पता नहीं था। वहीं आदित्य की बेचैनी को देखकर अव्यान बिना किसी पर ध्यान दिए आदित्य को लेकर आगे बढ़ गया। उसे देखकर आव्या भी श्रेष्ठा से अलग होकर अपने आंसू पोंछकर अव्यान के पीछे जाने लगी। क्यों छोटी यह उसे भी अपनी मम्मा को देखना था। सहस्त्रा बस खड़ी सबको जाता हुआ देखती रही। काव्या के रूम के पास पहुंचते ही अव्यान ने आदित्य का हाथ छोड़ दिया। सौरभ, आव्या, दर्श, श्रेष्ठा और विक्रम भी वहां पहुंच गए। अव्यान ने जैसे ही आदित्य का हाथ छोड़ा, आदित्य पूरे कमरे को देखने लगा। आदित्य और काव्या का दिल एक दूसरे को करीब महसूस करते हुए बहुत तेजी से धड़कने लगा। आदित्य की नज़र पूरे कमरे से होकर बेड पर बेसुध सी लेटी काव्या पर पड़ी। बिल्कुल मृत शरीर जैसी पड़ी काव्या को देख आदित्य अपने कदम बहुत धीरे धीरे बढ़ाने लगा। वह बस एकटक काव्या को देख रहा था। 18 साल की तलब जैसे आज उसके पागलपन को खत्म करने वाली थी। आदित्य काव्या के पैरों के पास पहुंचा। वह अपने हाथ धीरे से बढ़ाए काव्या के पैरों को छू लिया। उसके पैर छूते ही काव्या के हाथों की एक उंगली हल्की हिली। आदित्य काव्या के पैरों से उसके शरीर को छूते हुए उसके चेहरे के पास पहुंच गया। काव्या के मुरझाए चेहरे को छोटी इत्या एकटक देखने लगा। उसके सूखे होठ, उसकी बंद आंखों को देखकर आदित्य के आंसू बहकर काव्या के गाल पर जा गिरी। इतने सालों बाद काव्या को देखकर आदित्य का संभलना नामुमकिन था। आदित्य के हर चुभन, हर एहसास को महसूस कर काव्या के आंसू बंद आंखों से ही बहने लगे। सबको पता था कि काव्या को ठीक करने के लिए बस आदित्य का एक चुभन काफी था, और आदित्य को ठीक करने के लिए बस काव्या का चेहरा काफी था। आदित्य के आंसू फिर एक बार काव्या के गाल पर जा गिरी। ये सब देखकर दरवाजे पर खड़े सभी इमोशनल हो गए, पर अव्यान बिना भाव के बस काव्या को देख रहा था। वहीं विक्रम अपने कदम पीछे करते हुए वहां से दूर होकर चला जाता है। आदित्य काव्या के चेहरे को काफी देर तक देखता रहा, फिर उसे लेटे हुए ही गले लगकर रोने लगता है। ये देखकर अव्यान तुरंत कमरे का दरवाजा बंद करके तेज कदमों से अपने कमरे की ओर चला जाता। आदित्य के रोने की आवाज अब तक बाहर सुनाई दे रही थी। ये पहली बार था जब आदित्य रो रहा था, जिसे सुन आव्या फिर एक बार रो पड़ी। श्रेष्ठा आव्या को गले लगा लेती और सौरभ को नीचे चलकर बैठने के लिए कहती। सौरभ एक नज़र दरवाजे को देखता, फिर आव्या को और नीचे चला जाता। आव्या को संभालते हुए श्रेष्ठा उसे आईला में लेकर जाती और सोफे पर बैठाकर सहस्त्रा को देखते हुए बोली, सहस्त्रा जाकर सर्वेन से कहो कि सबके लिए पानी लाएं और तुम अयान को पानी देने जाना। सहस्त्रा हाँ में सिर हिलाए किचन की ओर चली गई। सर्वेन सभी को पानी देने लगे। श्रेष्ठा अपने हाथों से आव्या को पानी पिलाती। आव्या पानी पीकर रोधू आवाज में पूछी, मॉम, अंश कहाँ है? श्रेष्ठा आव्या के गाल पर बहते आंसुओं को अपने दुपट्टे से अच्छे से साफ करते हुए बोली, पहले अपने ये आंसू बहाने बंद करो, उसने देख लिया तो आफत आ जाएंगी। तुम्हें पता है ना, उसे अपनी ट्यूलिप के आंखों में आंसू नहीं पसंद। इन 18 सालों में भी उसने न ही तुम्हें भूला और न ही तुम भूल पाई। आव्या रूखी आवाज में बोली, अंश को मैं कभी भूल भी नहीं सकती। ये सुनकर श्रेष्ठा आव्या को देखने लगी। उधर दर्श जो दूसरी तरफ बैठा था, वो सौरभ के बगल में यहाँ आकर बैठ गया। सौरभ ने एक नज़र तक दर्श को नहीं देखा। दर्श दूसरी तरफ देखते हुए बोला, इतनी भी क्या नाराजगी की जानकर भी अनजान बन रहे हो? बोलते ही वह सौरभ को देखने लगा। सौरभ दूसरी तरफ देखते हुए कहा, जब छोड़ने समय में याद न रहा तो अब जानकर क्या मतलब? दर्श सौरभ के कंधे पर हाथ रखे बोला, सॉरी यार, डैड ने अचानक मुझे पटना से अमेरिका भेज दिया, बताने का वक्त ही ना मिला। अब 7 साल का बच्चा क्या ही करता, लेकिन कुछ साल बाद मैंने खोजने की कोशिश की, पर तब तक तो तुम भी कहीं और शिफ्ट हो गए। अब माफ भी कर दे, बचपन की बात थी, अब बूढ़े हो चुके हैं, कुछ दिन में मर जाएंगे। दर्श की बात सुनकर सौरभ घूरकर दर्श को देखने लगा। दर्श ने एक कान पकड़कर मुंह बनाते हुए कहा, सॉरी। सौरभ उसे देखकर मुस्कुराते हुए गले लग गया। वही सहस्त्रा पानी देने के लिए अव्यान के कमरे में गई। अव्यान कमरे में ना दिखने की वजह से सहस्त्रा सब तरफ देखकर बालकनी की ओर चली गई। बालकनी में खड़ा अव्यान रेमलेक को पकड़े हुए था। इस वक्त उसकी आंखें बंद थीं, इसके बावजूद उसे एहसास हो जाता कि उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन वह मुड़कर नहीं देखता। सहस्त्रा पानी तो ले आई, लेकिन अव्यान को कैसे दे यह उसे समझ नहीं आ रहा था। वह हिचकिचा रही थी। इसी हिचकिचाहट में वह बहुत धीरे से बोली, सुनिए,
इतना बोलते ही सहस्त्रा का दिल तेजी से धड़कने लगा। इसे डर कहे या नर्वसनेस कहे उसे ही ये समझ नहीं आ रहा था। अव्यान कुछ पल तो यूं ही खड़ा रहा, फिर कुछ वक्त बाद पीछे मुड़ा। अव्यान के मुड़ते ही सहस्त्रा ने तुरंत नजरें झुका ली और बोली, जी वो पानी। बोलते ही उसने रे आगे कर दी। अव्यान एक नजर पानी को देख बिना बोले सहस्त्रा से दूरी बनाकर वहां से चला गया। सहस्त्रा जाते आवाज को सुनकर सिर घुमाए अव्यान को देखी, फिर गिलास के पानी को देखने लगी। सहस्त्रा को अव्यान के ऐसे बिहेवियर से बुरा लगा। हालांकि ये बात ध्रुवंश ने पहले ही उसे बता दी थी, पर फिर बड़ी ही सहस्त्रा को अव्यान का ऐसा बिहेवियर दिल में चुभता हुआ प्रतीत हुआ। सहस्त्रा कुछ पल वहीं रुकी, फिर वापस से कमरे से निकलकर हॉल में जा पहुंची। आव्या सहस्त्रा को देखकर उसके बारे में पूछने वाली होती, पर तभी जिप रूकने की आवाज से श्रेष्ठा बाहर की ओर देखते हुए बोली, अंश आ गया। श्रेष्ठा का बस इतना ही बोलना था। आव्या सोफे से उठी और सीधे दौड़कर बाहर चले गई। ध्रुवंश जिप के सामने खड़ा फोन पर कुछ देख रहा होता है, तभी आव्या झटके से उससे लिपट जाती। ध्रुवंश इसके लिए तैयार नहीं था, जिसके वजह से वह सीधे पीठ के बल गिरता है। उसके साथ आव्या भी उसके ऊपर गिर जाती, फिर भी वह बहुत टाइटली ध्रुवंश को पकड़े रहती। लंबे लंबे घास होने की वजह से ध्रुवंश को ज्यादा जोर से नहीं लगता। अचानक इस इंसिडेंट से ध्रुवंश कुछ समझ नहीं पाता। आव्या अपना रोना कंट्रोल करती, पर फिर भी उसकी एक सिसकी निकल जाती। ध्रुवंश को पल भर में अपने ऊपर होने वाली लड़की का परिचय मिल जाता है। जितना अव्यान और आव्या नहीं जुड़े थे, उससे ज्यादा ध्रुवंश और आव्या जुड़े थे। हर सुख हर दुख में ध्रुवंश और आव्या हमेशा साथ रहा करते थे। ध्रुवंश आव्या के छुबन से ही जम सा गया, क्योंकि अब तक वह बस यही समझता रहा कि आव्या मर चुकी है। लेकिन इतने सालों बाद आव्या की छुबन को महसूस कर उसे समझ नहीं आता कि आखिर वह कैसा रिएक्ट करे। आव्या को महसूस करते हुए वह धीरे से बोला, ट्यूलिप। इतना बोलते ही ना चाहते हुए भी ध्रुवंश की आंखें नम हो गईं। उसने लेटे हुए ही आव्या को कसकर जकड़ लिया। आव्या की भी सिसकी सुनाई देने लगी। वह रोदू आवाज में बोली, आई हेट यू अंश। ये सुनते ही ध्रुवंश की आंखें भर आईं। इतने साल बाद उसने ये शब्द सुना था जो दोनों अपने प्यार को नफरत की तरह बोलते हुए दिखाते थे, लेकिन इस शब्द में उनके बीच कितना प्यार छिपा था यह उनके सिवाय कोई नहीं बता सकता। ध्रुवंश ने एकदम से आव्या को पलट दिया और आव्या के चेहरे को देखने लगा। आव्या ने भी आंख खोली और ध्रुवंश को देखने लगी। ध्रुवंश झुककर आव्या के माथे पर किस किया, फिर उसके दोनों गाल पर। इस दौरान ध्रुवंश का एक बूंद आंसू आव्या के चेहरे पर गिरी। आव्या को भी रोना आया, पर तभी ध्रुवंश ना में सिर हिलाते हुए बोला, नो ट्यूलिप प्लीज डोंट। आई कैन नॉट सी यू लाइक दिस। आव्या रोनी सूरत बनाकर ना में सिर हिलाते हुए बोली, मैं नहीं रो रही अंश। ध्रुवंश ये सुनकर फिर एक बार आव्या के माथे पर किस करता, फिर अपने चेहरे को पोंछ उठकर बैठ जाता। आव्या भी उठती और तुरंत ध्रुवंश की पीठ पर लग जाती। ध्रुवंश उठकर आव्या के दोनों पैर पकड़ लेता। आव्या अपना चेहरा एक साइड करके ध्रुवंश के गर्दन के पास रख लेती। ध्रुवंश अब चलते हुए हॉल पर पहुंच जाता। दोनों को ऐसा देखकर श्रेष्ठा के आंखों में आंसू झलक उठी। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ करके अपनी झलकती आंसू को छिपा लिया। वहीं सहस्त्रा इस परिवार का इतनी अच्छी बॉन्डिंग को देख सुकून से भर गई, क्योंकि ऐसा प्यार बहुत कम देखने को मिलता। चाहे वो माँ बाप और बच्चों का प्यार हो, पति पत्नी का प्यार हो, या भाई 22 पास्ट लाइफ। सुबह की हल्की हल्की रोशनी से सहस्त्रा की आंखें खुल सी गईं। उसने आंखें खोली तो पाया वह सोफे थी। सहस्त्रा अव्यान का इंतजार करते हुए रात को सोफे पर बैठे बैठे ही सो गई, जिसका उसे बिल्कुल भनक नहीं थी। सहस्त्रा रात की बात सोचकर कमरे में चारों ओर देखती, उसे खाली कमरे के सिवाय कुछ भी न मिलता। सहस्त्रा सोफे से उठकर अब वॉशरूम चली गई। उसके जाने के कुछ वक्त बाद ही अव्यान आया और अपने कपड़े लेकर ड्रेसिंग रूम में चला गया। उसने दूसरे रूम में शॉवर ले ली थी, बस उसे अब चेंज करना था क्योंकि उसके कपड़े यहीं पर थे। वॉशरूम का दरवाजा खुला। सहस्त्रा साड़ी से खुद को लपेटे बाहर आई। वह साड़ी को संभालते हुए खुद से बोली, क्या करती हूँ, मैं भी टॉवल लेना भूल गई। घर में मम्मा की आदत की वजह से ये हालत हो गई है, इसलिए कहती थी पहले ही सुधर जा, लेकिन नहीं, मुझे तो सुनना ही नहीं था। थैंक गॉड की साड़ी थी, वरना पता नहीं बाहर कैसे आती, किसे बुलाती। सहस्त्रा ऐसे ही खुद में बड़बड़ाते हुए बैंक से कपड़े लेती, क्योंकि अब तक उसने अपने कपड़े कबर्ड में नहीं रखे थे। सहस्त्रा कपड़े लेकर ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ जाती। वह हड़बड़ाते हुए ड्रेसिंग रूम के पास पहुंची ही थी, तभी कमरे का दरवाजा खुला और अव्यान बाहर निकला। अव्यान को देखते ही सहस्त्रा के पैर जम गए। दोनों पास खड़े थे पर इतने करीब नहीं। सहस्त्रा के भीगे बालों से पानी बहे जा रहा और अभी शॉवर लेने का बड़ी ही वजह से उसका चेहरा एकदम खिला खिला दिख रहा था।
सहस्त्रा की नज़र अव्यान पर थी तो वही अव्यान भी सहस्त्रा को देख रहा था। कुछ ही पल में अव्यान साइड होकर जाने लगा। सहस्त्रा भी जल्दी से आगे बढ़ने को होती तभी उसका पैर साड़ी में फंसा। वह गिरने को हुई कि तुरंत अव्यान ने सहस्त्रा के पेट से उसे पकड़ लिया। सहस्त्रा हल्का आगे झुक गई तो वही अव्यान बिल्कुल स्ट्रेट बिना भाव के खड़ा रहा। अव्यान और सहस्त्रा एक दूसरे के अपोजिट साइड में खड़े थे। दोनों एक दूसरे को अपना चेहरा दिखा नहीं पा रहे थे। सहस्त्रा को जब ये महसूस हुआ कि अव्यान ने उसे पकड़ा हुआ, उसकी धड़कन अचानक ही बढ़ जाती है। सहस्त्रा अपने धड़कनों को संभाले सीधी होकर खड़ी हो जाती। उसके खड़े होते ही अव्यान अपना हाथ हटाता और वहां से चला जाता। सहस्त्रा उसे एक नज़र जाता हुआ देखती, फिर ड्रेसिंग रूम चली जाती। आव्या बेड पर आराम से सो रही। दरवाजा खुला और ध्रुवंश अंदर आया। आकर वह सीधे खिड़की से पर्दों को हटाया। जब छोटी ही ससे पर्दे जो रोशनी को रोक रही थी, वह रोशनी सीधे आव्या के चेहरे पर पड़ी। आव्या कसमसाते हुए दूसरी ओर करवट बदल कर सो गई। ध्रुवंश आगे बढ़कर बुलाने लगा, ट्यूलिप गेट अप। ध्रुवंश कुछ वक्त तक बुलाता रहा, तभी आव्या नींद भरी आवाज में बोली, डोंट डिस्टर्ब मी अंश। बोलते ही वह फिर एक बार सो गई। आव्या को ध्रुवंश कुछ पल देखता, फिर गोद में उठाकर सीधे वॉशरूम ले जाकर पानी से भरे बाथटब में डाल देता। पानी में जैसे ही उसका चेहरा भीगता, आव्या हड़बड़ाहट में उठ जाती। ध्रुवंश उसे ऐसा देखकर हंसने लगा। आव्या उसे बुरी तरह से घूरने लगी। ध्रुवंश वॉशरूम से जाते हुए बोला, 10 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से रेडी होकर नीचे आओ, मॉम बुला रही है। आव्या उसे जाता हुआ देखी, फिर मुंह बनाकर बाथटब से उठ जाती। आव्या पूरी तरह से रेडी होकर अपने कदम काव्या के कमरे की तरफ ले जाती। आव्या दरवाजा खोल अंदर जाकर देखती है तो आदित्य ने काव्या को पूरी तरह से अपने सीने में छिपा लिया था। छोटी आदित्य आज बहुत सुकून की नींद में सो रहा था। आव्या दोनों के पास गई और दोनों के लेटे हुए गले लग गईं। कुछ पल बाद वह आदित्य के माथे पर किस करके बाहर कमरे से निकल गई। हॉल में पहुंचते ही आव्या सोफे पर बैठ गई, क्योंकि ध्रुवंश ने सबको सोफे पर बैठने के लिए कहा। आव्या की नज़र फिर एक बार सहस्त्रा पर जा रुकी। ध्रुवंश ने सहस्त्रा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। सहस्त्रा कुछ पल उसके हाथ को देख थाम लेती। ध्रुवंश सबकी ओर देखते हुए बोला, ये है मेरी वाइफ सहस्त्रा। जैसे ही सहस्त्रा ने ये सुना, हैरानी से ध्रुवंश को देखने लगी। ध्रुवंश फिर से बोला, दुनिया की नज़र में ये मेरी वाइफ है और घर में मेरी भाभी मिसेज सहस्त्रा अव्यान सिंघानिया। ये सुनते ही आव्या जो आराम से बैठी थी, वह बिल्कुल हैरान होकर बोली, वट, भाई ने शादी कर ली? सहस्त्रा ने तुरंत नजरें झुका ली। ध्रुवंश आव्या को देखते हुए हाँ में सिर हिलाकर बोला, हाँ ब्रो की शादी 2 दिन पहले ही हुई है। छोटे वंश सारी बात सौरभ और आव्या को बताने लगता। जैसे ही आव्या ये सब कुछ सुनती, तुरंत आगे आकर ध्रुवंश की शर्ट को खोलते हुए बोली, तुम्हें चोट लगी है और तुम मुझे अब बता रहे हो? शर्ट बटन खोलकर देखती तो ध्रुवंश के सीने पर बैंडेज लगा होता। श्रेष्ठा दोनों को देखते हुए मन में बोली, इतनी सार बड़ी यह बातों में बस तुम्हें ये सुनाई दी कि अंश को गोली लगी है। तुम्हारे होते हुए अंश को सगी बहन की जरूरत ही नहीं हो सकती प्रिंसेस। बस मुझे अपने अंश के लिए जीवन साथी भी ऐसी चाहिए जिसकी लाइफ में अंश पहले इम्पोर्टेंट दे, खुद से पहले अंश के बारे में सोचते हुए श्रेष्ठा आगे देखती। आव्या आप ध्रुवंश को डांट रही थी। कुछ पल वह बिना रुके डांटती रही। सौरभ आव्या को देखते हुए बोला, सांस ले लो प्रिंसेस। आव्या ये सुनकर रुककर गहरी सांस लेती। श्रेष्ठा उसे पानी पीने का इशारा करती। आव्या पानी लेकर पीने लगी। सब शांत हुई तो ध्रुवंश सौरभ को दिखाते हुए सहस्त्रा से बोला, भाग बड़ी ये हमारे चाचू है, रिश्ते में तो फूफा लगते हैं लेकिन हम इन्हें चाचू बोलते हैं। ये सुनकर सहस्त्रा आगे बढ़कर सौरभ के पैर छू लेती। सौरभ सहस्त्रा के सिर पर हाथ रखे बोला, हमेशा खुश रहूं। सहस्त्रा सौरभ को देखकर अब उठ जाती। ध्रुवंश अब आव्या की ओर इशारे करते हुए बोला, भाभी ये ब्रो की टी विल सिस्टर है आव्या। आव्या एक नज़र सहस्त्रा को देख दूसरी तरफ मुंह करके बोली, अंश तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मैंने बचपन में ही किसी और को भाभी मान लिया है। मैं किसी और को भाभी नहीं बोलने वाली। वैसे भी ये शादी का कोई मतलब ही नहीं है, इसमें नहीं भाई की हाँ थी और नहीं। बोलते ही आव्या एक नज़र सहस्त्रा को देखती जो आव्या को ही देख रही थी। आव्या सहस्त्रा से फिर एक बार मुंह फेर कर बोली, मैं इस शादी को हरगिज नहीं मानूंगी। ये मेरी भाभी कभी नहीं बन सकती। इनफैक्ट मम्मा भी ठीक हुई तो वो भी इसे बहू कभी नहीं स्वीकारेगी। और अंश तुम्हें अच्छे से पता है कि भाई मम्मा की बात तक कभी नहीं टालेंगे, इसलिए इसे अभी से बोल दो कि भाई को डिवोर्स दे दे। आव्या की कड़वी बातों को सुन सहस्त्रा की आंखें नम सी हो गई। वही डिवोर्स सुनकर उसके कदम लड़खड़ा गए।
सहस्त्रा के आंसू न चाहते हुए भी एक बूंद नीचे गिर गई। वह जल्दी से भागते हुए कमरे की ओर चली गई। ध्रुवंश सहस्त्रा को देखते हुए आव्या को देखकर बोला, ट्यूलिप ये क्या किया तुमने? आव्या सीरियस होकर बोली, मेरी भाभी सिर्फ प्रन्या बनेंगी, उसके सिवाय कोई नहीं। श्रेष्ठा एकदम से बोल पड़ी, लेकिन प्रिंसेस प्रन्या इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है। ये सुनते ही आव्या बिना कुछ बोले भागते हुए कमरे की ओर चली गई। ध्रुवंश भी आव्या के पीछे चला गया। सब कोई उन्हें देखने लगे। सौरभ आव्या को ऐसा जाते हुए बोला, प्रिंसेस किसी को भी भूल नहीं सकी, उस हादसे ने सब कुछ बिखेर कर रख दिया। बोलते हुए सौरभ उन दर्द से शुरुआत करती पल में खोसा गया। फ्लैशबैक, फोटो शूट खत्म होते ही प्रियंस प्रन्या को गोद में लेकर बोला, गुड़िया आपको याद है ना कि हमें स्पेशल गिफ्ट लेने जाना है? प्रन्या दूर खड़े अव्यान को देखते हुए बोली, हाँ पापा, मुझे साजन के लिए बहुत स्पेशल गिफ्ट लेना है। प्रियंस प्रन्या की बात सुनकर मुस्कुरा देता, फिर उसे लेकर जाने लगता। अनन्या भी उसके पीछे चली जाती। प्रियंस प्रन्या को कार में बिठाता फिर खुद बैठने वाला होता है कि अनन्या उसके कंधे पर हाथ रखकर रोकसी लेती। प्रियंस पीछे मुड़कर अनन्या को कंफ्यूज्ड होकर देखता। अनन्या थोड़ा परेशान होकर बोली, प्लीज मत जाए ना, हमारा जी बहुत घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। अनन्या की ऐसी बात को सुनकर प्रियंस अनन्या के गाल पर हाथ रखे बोलता, ऐसा क्यों बोल रही हो अनन्या? देखो ऐसा कुछ नहीं होगा। गुड़िया को मैंने प्रॉमिस किया है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वह मुंह फुलाए बैठ जाएंगी और मैं उससे बात किए बिना नहीं रह सकता। चिंता मत करो, हम कुछ देर में लौट कर आ जाएंगे। अनन्या आंखों में नमी लिए बोली, प्लीज मत जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं मैं आपको खो। अनन्या ने बस इतना ही कहा था कि प्रियंस अनन्या को कमर से पकड़कर खींच लेता और उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर किस करने लगा। अनन्या कसकर प्रियंस के टी शर्ट को मुट्ठी में भर लेती। कुछ 10 मिनट की किस के बाद प्रियंस अनन्या के होठों को छोड़ता, फिर उसके माथे पर किस करके उसके चेहरे को देखते हुए बोला, तुम बेकार में चिंता कर रही हो, हम तुरंत आ जाएंगे, ओके? अनन्या बेचैन सा प्रियंस की आंखों में देखती, फिर धीरे से हाँ में सिर हिलाती। प्रियंस अनन्या के गाल पर की सर करके बोला, आई लव यू, फिर पीछे होकर ड्राइविंग सीट में बैठ गया। प्रन्या अनन्या को देखते हुए बोली, बाय मम्मा। अनन्या प्रन्या की खुशी में अपने बेचैनी को छुपाए मुस्कुराते हुए बाय बोली। प्रियंस अनन्या के आंखों में देखकर कुछ इशारा करता तो अनन्या बस हाँ में सिर हिलाती। प्रियंस ये देखते ही कार स्टार्ट करता और कार सिंघानिया विला से निकल जाती। अनन्या जाती कार को देखती रही। इधर आव्या आदित्य को जिद करते हुए बोली, डैडा मैंने कहा था कि मुझे चाहिए, मुझे मेरी जैसी बड़ी सी रैबिट चाहिए, आपने प्रॉमिस भी की थी कि आप मेरे बर्थडे पर लाकर देंगे। बोलते हुए आव्या आदित्य को मासूमी यत से देखने लगी। आदित्य आव्या के मासूस से चेहरे को देखकर बोला, मेरी रैबिट को मैं कोई प्रॉमिस करूं और भूल जाऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, चलो। बोलते ही आदित्य आव्या का हाथ पकड़कर बाहर जाने लगा। तभी ध्रुव भी पीछे जाते हुए बोला, चलो मुझे भी कुछ लेना है। गार्डन में रूहान के गोद पर स्वर्णा थी और रूहान ने स्वरा के कमर पर हाथ रखे करीब कर रखा था। स्वर्णा दोनों को देखते हुए बोली, अब नाराजगी खत्म कर लो मिमी डैडू। स्वरा तुरंत रूहान से नजरें हटा लेती तो स्वर्णा उसके चेहरे को रूहान की तरफ कर देती। स्वरा स्वर्णा को देखकर चिढ़ते हुए बोली, अर्ना स्टॉप इट, मुझे तुम्हारे डैडू से कोई बात नहीं करनी, इसने मुझे सबके सामने मोटी कहा। रूहान स्वरा को प्यार से देखते हुए बोला, अर्ना अपनी आंखें बंद करो, मैं अभी तुम्हारी मिमी को मनाता हूँ। स्वर्णा जल्दी से अपनी आंखों पर हाथ रखती, तभी उसे आदित्य के साथ आव्या को बाहर जाते देखती। स्वर्णा जल्दी से बोलती, डैडू मुझे छोड़िए, मुझे दी के पास जाना है। रूहान की नज़र आदित्य और आव्या पर जाती तो वह स्वर्णा को छोड़ देता। स्वर्णा भागते हुए आव्या के पास चली जाती। स्वर्णा के जाते ही स्वरा जाने लगती, तभी रूहान स्वरा के हाथ को पकड़कर खींच लेता। स्वरा अपने पेट पर हाथ रखे बोली, मिस्टर रहनसम ये क्या हरकत है, तुम्हें पता है ना? उसके इतना बोलते ही रूहान स्वरा के पेट पर हाथ रखकर बोला, मुझे पता है सोना, तुम 2 महीने प्रेग्नेंट हो और तुम्हें भी ये अच्छे से पता होगा कि इसका कारण मैं हूँ। बोलते ही स्वरा के गाल पर किस करता। स्वरा कुछ पर रूहान को घूरती, फिर शर्माते हुए उसके सीने में छिपकर बोली, इस बार सुहान आएगा, हम घर में ये कब बताएंगे? रूहान स्वरा के बालों को सहलाते हुए बोला, आज ही। वहीं उधर काव्या कार की तरफ बढ़ते हुए बुलाए, मिस्टर हस्बैंड। आदित्य कार के अंदर से काव्या को देखा। काव्या कार के पास आकर बोली, आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? आदित्य काव्या को देखता जो रोनी जैसी सूरत बनाकर खड़ी थी। आदित्य उसे ऐसा देखकर बोला, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो खुद पागल हो जाऊंगा वाइफी, हम मॉल जा रहे, चलना है तो चलो। काव्या कार का दरवाजा खोल जैसे ही बैठने को होती, पीछे से प्रीत बुलाती, काव्या। काव्या पीछे मुड़कर देखती
तो प्रीत बोली, माँ बुला रही है। जैसे ही काव्या ये सुनती रोनी सूरत बनाकर आदित्य को देखती, फिर बोलती, मिस्टर हस्बैंड मुझे भी जाना है आपके साथ। उसे ऐसा देख ध्रुव हंसते हुए बोला, आदित्य तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा काव्या, हम लोग आधे घंटे में लौटकर आ जाएं। गे काव्या ध्रुव को घूरते हुए बोल पड़ी, मिस्टर हीरो आप बिल्कुल चुप रहिए, वरना मैं श्रेष्ठा को बता दूंगी कि आप एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। काव्या की बात सुन ध्रुव मुंह खोले काव्या को देखता, फिर बोला, मैंने कब किया? देखो काव्या ये गलत है, तुम मुझे फंसा रही हो। काव्या उसे नजरअंदाज करके अब आदित्य को देखती, जो काव्या के क्यूट क्यूट बनते फेस एक्सप्रेशन को देख रहा था। काव्या आदित्य की आंखों में देखती है, तभी फिर से प्रीत की आवाज आई, काव्या जल्दी आओ, माँ बुला रही है। काव्या बुरा सा मुंह बना लेती है। आदित्य आगे बढ़कर काव्या के माथे पर किस करके बोला, हम जल्दी आ जाएंगे वाइफी। काव्या हाँ में सिर हिलाए आदित्य के गाल पर किस करके भाग जाती है। आदित्य काव्या को देखता रहता। काव्या पीछे मुड़कर फ्लाइंग किस देते हुए बोली, मैं इंतजार करूंगी, जल्दी आइएगा। काव्या की हरकत से न चाहते हुए भी आदित्य के होठों पर छोटी सी मुस्कान आ जाती। वहीं आव्या दोनों को देखते हुए बोली, डैडा मुझे भी आपके जैसा हस्बैंड चाहिए। आदित्य मुड़कर आव्या को देखने लगी, जो ये बोलते हुए बहुत खुश नजर आ रही थी। आव्या आदित्य के चेहरे को छूते हुए बोली, आप मम्मा से कितना प्यार करते हैं ना डैडा, मुझे भी बिल्कुल आप जैसा ही हस्बैंड चाहिए। तभी ध्रुव बीच में ही बोल पड़ा, मुझमें क्या खराबी है भाई, मैं भी बेबी से बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें मुझ जैसा हस्बैंड नहीं चाहिए। आव्या बुरा सा मुंह बनाकर ध्रुव को देखती। उसके चेहरे को देखते ही ध्रुव समझ जाता कि आव्या को उसके बातों में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। आव्या आदित्य के गले लगकर बोली, माय दादा इज द बेस्ट हस्बैंड। आदित्य ये सुनकर मुस्कुराते हुए आव्या के माथे पर किस करता और बोलता, थैंक यू रैबिट। ध्रुव दोनों को देख चिढ़ते हुए बोला, बस करो अपना बाप बेटी का प्यार दिखाकर मुझे चिढ़ाना, मेरी बेटी होती तो वो भी मुझे बेस्ट मानती। अब चलो जल्दी, हमें जल्दी वापस आना है। ध्रुव मायूस होकर अब खिड़की के बाहर देखने लगता। ध्रुव को मायूस देख स्वर्णा जो उसके गोद में थी वह उसे देखने लगती। आव्या भी ध्रुव को देखती, फिर उसके गले लगकर बोलती, आप भी तो मेरे डैड हैं एंड मेरे डैड जैसा कोई नहीं हो सकता। सो मुझे डैडा और डैड दोनों का मिक्स हस्बैंड चाहिए। बहन का 23 रूट्स क्रूल बिहेवियर। फ्लैशबैक कंटिन्यू। आदित्य, ध्रुव, आव्या और स्वर्णा शॉपिंग पूरी करके आ रहे होते हैं। तभी ध्रुव को वीडियो कॉल आता है। ध्रुव अननोन नंबर को देख कॉल रिसीव करके उस इंसान को देखने लगता है। जैसे ही ध्रुव उसे देखता है तो एकाएक हैरान रह जाता है। ध्रुव छोटे युवक को ऐसे हैरानी में देख वीडियो कॉल में स्थित रुद्रांश मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हुआ ध्रुव, मरे हुए इंसान को जिंदा देख अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है ना? ध्रुव के साथ आदित्य और आव्या ये सुनकर देखने लगते हैं। स्वर्णा इस वक्त सोई हुई थी। रुद्रांश को देखकर आदित्य का चेहरा एकदम से डार्क हो जाता है। ध्रुव तो इतना ज्यादा हैरान था कि उससे कुछ बोलता नहीं बन रहा था। रुद्रांश उसे बिल्कुल चुप देखकर गहरी मुस्कान के साथ बोलता है, पता है मैंने तुझे आज कॉल क्यों किया? क्योंकि मैं तुझे आखिरी बार अलविदा कहना चाहता था, जस्ट गुड बाय। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, वो आदित्य सिंघानिया जो भी तुम्हारे साथ है, सिंघानिया विला के अंदर उपस्थित सभी लोगों की जान जाएंगी। आज तुम सबकी मौत आई है, जन्मदिन नहीं, आज उस घर में मरणदिन मनाया जाएगा। इतना बोलते ही रुद्रांश हंसने लगता है। वह हंसते हुए कहता है, स्पेशल चॉकलेट केक। वही स्पेशल चॉकलेट केक बनेगा सबकी मौत की वजह, क्योंकि वो खुशियां मनाने वाला केक नहीं, बर्बादी करने वाला बारूद है। बस कुछ मिनट, फिर बूम बोलते ही वह पागलों की तरह हंसने लगता है। ये सुनते ही आदित्य ड्राइवर को जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, ड्राइव फास्ट। रुद्रांश अपने हाथों को हिलाए कहता है, गुड बाय। उसके बाद ही कॉल कट हो जाता है। आदित्य के चेहरे पर एक डर की सिकन थी। वह बस जल्द से जल्द विला पहुंचना चाहता था। वह कुछ सोचते हुए जल्दी से रॉकी को कॉल करता है, पर रॉकी कॉल रिसीव करता है और कहता है, यस बॉस, आपका अंदाजा सही निकला, वो रुद्रांश जिंदा है। उसे दर्श शेखावत ने बचाया और अब दर्श शेखावत की मौत हो गई, जिसकी वजह ध्रुव को समझकर किंग देवेश शेखावत ध्रुव पर हमला करने वाला है। हम रिटर्न आ रहे हैं बॉस। ये सारी चीजें बोलने के बाद रॉकी, माया और रोनी जो वीर के घर जा रहे थे, वह वापस लौटकर आने के लिए मुड़ते हुए, क्योंकि उन्हें भी अभी ही ये खबर मिली थी। वहीं आदित्य ड्राइवर को और फास्ट चलाने का बोलते हुए काव्या को कॉल कर रहा था। काव्या उधर किचन में सबके साथ श्रेष्ठा, प्रीत, सपना, स्वरा, रुखसार, रूहानी और रुमानी बैठी थी और मेहमानों के लिए मिठाइयाँ पैक कर रही थी। सभी बात करते हुए पैकिंग कर ही रहे थे कि काव्या का फोन रिंग होता है। काव्या आदित्य का कॉल देखकर जल्दी से रिसीव करके कान पर रखती है। काव्या कुछ भी बोलती उससे पहले आदित्य हड़बड़ाते हुए कहता है, वाइफी, विला से
उसके इतना बोलते ही उधर गन चलने की आवाज गूंज पड़ती है, साथ ही स्वर्णा के रोने की आवाज आती है। काव्या ये सब छोटी नकर परेशान होकर अपनी जगह से उठती है और किचन से बाहर जाती है। वह फोन पर डरते हुए, हेलो मिस्टर हस्बैंड, आप ठीक हैं? हेलो, काव्या बोल तो रही थी पर उसे उधर से कोई जवाब नहीं देता। श्रेष्ठा भी काव्या को परेशान देखकर किचन से निकलकर उससे पूछती है, क्या हुआ काव्या? काव्या के डर से पसीने आते हैं। वह कहती है, मुझे लगता है मिस्टर हस्बैंड मुसीबत में है, मुझे जाना होगा। बोलते ही काव्या भागते हुए निकल जाती है। श्रेष्ठा भी उसके पीछे भागते हुए जाती है। अव्यान काव्या को परेशान देखकर उसके पीछे जाता है और उसके पीछे ध्रुवंश। बाहर पहुंचते ही काव्या ड्राइविंग सीट पर बैठती है, श्रेष्ठा उसके बगल वाले सीट पर। अव्यान और ध्रुवंश को देख श्रेष्ठा जल्दी से कहती है, तुम दोनों विला में रहो, हम लोग आ रहे हैं बस। अव्यान जल्दी से कार में बिना कुछ बोले बैठ जाता है तो ध्रुवंश कहता है, मॉम मैं भी जाऊंगा। श्रेष्ठा मना करती है पर ध्रुवंश जिद करता है तो काव्या जल्दी से कहती है, हाँ ठीक है बैठो। ध्रुवंश जैसे ही कार में बैठता है, काव्या बहुत तेज रफ्तार में कार चलाती है। उधर आदित्य की कार पर फायरिंग हो रही होती है। तभी आदित्य के बॉडीगार्ड भी आने लगते हैं और उन सब पर फायरिंग करते हैं। रॉकी भी पहुंच चुका था, वह कार से निकल माया को विला की तरफ भेज देता है। रॉकी फायरिंग करते हुए आदित्य की कार में आ जाता है। आदित्य परेशान होकर अपने फोन को खोजने में लगा हुआ था, क्योंकि अचानक फायरिंग और कार रुकने से उसका फोन हाथ से छूट चुका था। ध्रुव आदित्य के बॉडीगार्ड को मरता देखकर कहता है, आदित्य मुझे लगता है काम ऐसे नहीं बनेगा, एक काम करो तुम सब जाओ, क्योंकि किंग को मैं चाहिए, मैं हूं इसीलिए अटैक हो रहा है। आदित्य ध्रुव के ऐसे बोलते ही उस पर चिल्लाता है, दिमाग खराब है तुम्हारा, वो तुम्हें मार देगा। आदित्य के चिल्लाने पर ध्रुव भी चिल्लाते हुए कहता है, हाँ तो मार द। मैं अकेला रहूंगा तो सिर्फ मैं मरूंगा, और अगर तुम लोग रहे तो हम सब मरेंगे। आदित्य तुम काव्या के बारे में सोचो, विला कुछ देर में ब्लास्ट हो जाएगा, पूरी फैमिली है वहां हमारी, क्या तुम चाहते हो कि सब मर जाएं? जाओ और बचाओ उन्हें, मैं यहाँ देख लूंगा। काव्या और फैमिली का जिक्र होते आदित्य रॉकी को देखकर बोलता है, तुम ध्रुव के साथ रहो और कुछ भी हो ध्रुव को कुछ मत होने देना, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आदित्य के बोलने पर रॉकी हाँ में सिर हिलाता तो वही ध्रुव आदित्य को एकटक देखने लगता है। ध्रुव के मुंह से एकाएक निकलती है, तुम्हें मेरी इतनी ज्यादा फिक्र है आदित्य? ये सुनकर ध्रुव को देखता है। तभी उनके सामने एक कार रुकती है। ध्रुव कार को देखकर अपनी गन निकालता है और खुद को बचाने के लिए फायरिंग करते कार में बैठ जाता है। रॉकी भी उसके साथ बैठ जाता है। आदित्य ड्राइवर को साइड होने के बोलकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर बहुत तेज रफ्तार में चलाकर वहां से निकल जाता है। स्वर्णा डर से रो रही थी और आव्या हल्का कांप रही थी, पर फिर भी वह स्वर्णा को अपने सीने में छिपाकर रखी हुई थी। काव्या की कार चल ही रही थी, तभी उन पर भी हमला होने लगता है। ये रुद्रांश के आदमी थे जो इन पर हमला कर रहे थे। माया उसी वक्त वहां पहुंच जाती। काफी देर फायरिंग के बाद उस पर ही गोली चल जाती। ये देखकर काव्या निकल जाती। उस पर हमला होता उससे पहले दर्श उन सब पर अटैक करता है। विक्रम ड्राइव कर रहा था और दर्श कार के अंदर से फायरिंग कर रहा था। इस दौरान वह उन सबको मार गिराता और जल्दी से निकलकर काव्या की कार की ओर बढ़कर सबको अपनी कार में बिठाता। रोनी माया के पास जाने को होता, पर माया उससे चिल्लाकर कहती है, यहाँ से जाओ रोनी, गो। रोनी के आंखों में आंसू थे, वह अपनी मां को छोड़ नहीं जाना चाहता था, पर दर्श उसे जबरदस्ती उठाकर ले जाता। दर्श माया को भी लेने के लिए आगे बढ़ता, पर तभी फिर एक बार रुद्रांश के आदमी आकर उन पर अटैक करने लगते। इस वजह से वह ना चाहते हुए माया को छोड़ देता। माया भी उन सबको जाने के लिए कहती। इसी बीच फिर एक बार माया पर गोली चला दी जाती है, जिस वजह से उसकी वही मौत हो जाती है। सभी बच्चे अभी 6 साल के थे और ये सब कुछ बहुत गौर से देख रहे थे। विक्रम कार चलाते हुए वहां से निकल जाता है। श्रेष्ठा ध्रुव को कॉल करके स्पीकर पर रखती है। ध्रुव के बदले उधर काली कॉल रिसीव करता। रॉकी किसी तरह से ध्रुव को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, पर इसी दौरान वह मौत का शिकार हो जाता। रॉकी पर हमला होते ही ध्रुव बाहर आता। ध्रुव सबको मार गिरा रहा था, तभी पीछे से उस पर कोई वार करता है। ध्रुव पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी आंखों को विश्वास ही नहीं होता। ये काली था जिसे उसने इतने सालों तक अपने काम पर रखा था। काली फोन पर श्रेष्ठा को बोलता है, मैम मैं बॉस को कुछ नहीं होने दूंगा। बोलते ही वह कॉल कट करता है और एक बार को सिर पर ध्रुव को मारता है, जिससे ध्रुव जमीन पर गिर जाता है। आदित्य की कार विला के बाहर रुक जाती है। अब तक विला सही सलामत थी, वह दौड़कर जा ही रहा था, तभी विला ब्लास्ट हो जाता है। आदित्य के कदम एक पल के लिए ठहर जाते हैं। सौरभ जो हॉस्पिटल में था वह भी अभी पहुंचता है। ब्लास्ट होता देख सौरभ को तो ऐसा लगा जैसे उसका दिल चीरकर किसी ने निकाल लिया। वहीं
आदित्य एकदम चीख उठता है। वाइफी, बोलते ही वह आगे बढ़ने को होता है पर सौरभ जल्दी से आगे बढ़कर उसे पकड़ लेता। आदित्य खुद को छुड़ाते हुए चिल्लाकर कहता है, छोड़ो मुझे, वाइफी अंदर है, छोड़ो, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। वाइफी, सौरभ एकदम कसकर आदित्य के सीने को पकड़कर रखा हुआ था और वो सके कान के पास चिल्ला रहा था, आदि संभाल खुद को, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ये बोलते हुए सौरभ के आंसू बह रहे थे। वह आदित्य आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वह बहुत जोर जोर से चीख रहा था पर सौरभ भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। आव्या भी बाहर निकलकर एकटक जलते हुए विला को देख रही थी। स्वर्णा तो बेहोश हो चुकी थी। इसी के साथ सिंघानिया विला एक खंडहर में तब्दील हुआ और सिंघानिया परिवार पूरी तरह बिखर गए। फ्लैशबैक एंड श्रेष्ठा और सौरभ दोनों ही इन दर्द के पल को याद करके दर्द में जी रहे थे। तभी उन्हें होश आता है वो सारी बीती हुई दर्दनाक घटना है जो दर्द के सिवाय कुछ नहीं देती। श्रेष्ठा सौरभ और दर्श को देखते हुए कहती है, मैं सहस्त्रा को देखकर आती हूँ। बोलते ही वह अव्यान के कमरे की ओर बढ़ जाती है। सहस्त्रा बालकनी में दीवार से सटकर अपनी आंखें बंद करके खड़ी थी। उसे आव्या के हर एक शब्द कान में सुनाई दे रहे थे जिससे उसके आंसू गाल पर बहते जा रहे थे। सबसे ज्यादा दुख उसे आव्या का अव्यान को डिवोर्स देना बोलना दर्द दे रहा था। सहस्त्रा आंसू बहा ही रही थी तभी उसे एक आवाज कमरे के अंदर आते हुए आती है। भाभी। आवाज सुनते ही सहस्त्रा अपनी आंखें खोल जल्दी से आंसुओं को पोंछ लेती। ध्रुवंश सहस्त्रा को कमरे में न पाकर बालकनी की ओर बढ़ता है। बालकनी में जाकर देखता है तो सहस्त्रा रेमलिक को पकड़े खड़ी थी। ध्रुवंश सहस्त्रा के पास जाकर खड़ा होकर बुलाता है, भाभी। सहस्त्रा ध्रुवंश की ओर मुड़ जाती है। वह अब नॉर्मल थी। ध्रुवंश सहस्त्रा को देखते हुए कहता है, भाभी आप ठीक है? सहस्त्रा हमें सिर हिला देती है। सहस्त्र को बहुत गौर से देखते हुए ध्रुवंश बोलता है, भाभी आप प्लीज ट्यूलिप की बातों का बुरा मत मानिए। वो पागल है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है। देखना वो खुद आकर आपको भाभी बोलेंगी और बात भी करेगी। ध्रुवंश के बोलने पर सहस्त्रा अपने अंदर के दुख को छुपाकर मुस्कुरा देती है। अगर सहस्त्रा चाहे तो ये रिश्ता तोड़कर जा सकती है, लेकिन वह ऐसा करके अपने माँ बाप को दुख नहीं करना चाहती थी। श्रेष्ठा दरवाजे पर खड़ी दोनों को देखती है। ध्रुवंश का सहस्त्रा को इतना अच्छे से हैंडल करना देखकर वह कदम पीछे करके वापस नीचे चली जाती है। ध्रुवंश घड़ी में टाइम देखते हुए बोलता है, चलिए भाभी नाश्ता करने चलते हैं। बोलते ही वह पीछे मुड़कर जाने लगता है। तभी सहस्त्रा कहती है, अगर हमारी वजह से उन्होंने नाश्ता नहीं किया तो इतने वक्त बाद आप लोग मिले हैं, कहीं मुझे देखकर उन्होंने साथ नाश्ता करने से मना कर दिया तो हमें लगता है हमें कमरे में ही नाश्ता करना चाहिए, आप जाए। बोलते ही सहस्त्रा सिर झुका लेती है। ध्रुवंश मुड़कर सहस्त्रा को देखता है, फिर एकदम से उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह थोड़ा हंसते हुए कहता है, भाभी आपकी न नकचड़ी नहीं है और नहीं घमंडी। आप बेकार में ही इतना सोच रही है। अब चलिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। बोलते ही ध्रुवंश सहस्त्रा का हाथ पकड़कर लेकर जाने लगता है। सहस्त्रा को जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं था पर वह ध्रुवंश को मना भी नहीं कर पा रही थी। नीचे जाकर सहस्त्रा देखती है तो आव्या श्रेष्ठा का साथ देते हुए नाश्ता सर्व कर रही थी। वह चेयर में देखती है विक्रम, सौरभ, आश, अव्यान और रोनी बैठे थे। अव्यान की पीठ सहस्त्रा की तरफ थी। ध्रुवंश सहस्त्रा को ले जाकर अव्यान के पास बैठने का इशारा करते हुए बोलता है, बैठिए भाभी। सहस्त्रा एक नजर चेयर को देखती फिर अव्यान को। अव्यान टैब पर कुछ देख रहा था। सहस्त्रा अब सिर उठाकर श्रेष्ठा को देखती है। श्रेष्ठा बैठते हुए कहती है, बैठो सब, अब खड़े रहकर ही खाने का इरादा है क्या? आव्या श्रेष्ठा के बगल में बैठ जाती है और ध्रुवंश भी आव्या के पास जाकर बैठ जाता है। सहस्त्रा भी अव्यान के पास बैठ जाती है। सहस्त्रा आव्या को देखने लगती जो अब ध्रुवंश से बात कर रही थी। उसका ध्यान सहस्त्रा की तरफ बिल्कुल नहीं थी। ये देख सहस्त्रा अब सिर झुकाए नाश्ता करने लगती है। ध्रुवंश आव्या से बात करते हुए अव्यान और सहस्त्रा को देखने लगता। फिर उसे क्या सूझता है, वह एकदम से बोलता है, ब्रो अब शादी तो हो गई है, क्यों ना आप भाभी को हनीमून पर लेकर जाऊं? वैसे भी उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। हनीमून सुनते ही सहस्त्रा के गले पर खाना अटक जाता है और वह खांसने लगती है। अव्यान बिना रिएक्शन दिए पानी का गिलास सहस्त्रा की तरफ खसका देता। सहस्त्रा खांसते हुए अव्यान को देखती फिर पानी उठाकर पीने लगती है। ध्रुवंश दोनों को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। आव्या की नजर भी अब अव्यान और सहस्त्रा चली जाती। आव्या कुछ देर तक सहस्त्रा को देखती फिर खाने लगती है। कुछ देर तक डाइनिंग टेबल पर शांति छा जाती है। कुछ वक्त बाद सौरभ अपने फोन को देखते हुए बोलता है, प्रिंसेस गोवा के हॉस्पिटल का क्या करें? तुमने तो एक हफ्ते की छुट्टी ली थी ना? श्रेष्ठा और ध्रुवंश की नजर आव्या
पर जाती है आव्या कुछ बोलती कि ध्रुवंश बीच में परेशान होकर कहता है, 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी मतलब ट्यूलिप क्या तुम हॉस्पिटल में एडमिट थी? आव्या मुस्कुराते हुए ध्रुवंश के एक गाल को खींचते हुए कहती है, ओह मेरे नन्हा मुन्ना बच्चा, आई एम अ डॉक्टर। बोलते ही वह ध्रुवंश का गाल छोड़ देती हैं। आव्या की हरकत पर श्रेष्ठा हंसने लगती है तो वहीं ध्रुवंश अपने गाल को सहलाते हुए मुंह बनाकर कहता है, मैं भी कोई नन्हा मुन्ना बच्चा नहीं हूँ, आई एम द माफिया किंग। और हाँ मैं तुमसे बस 20 मिनट छोटा हूँ। आव्या खाते हुए कहती है, मुझे अच्छे से पता है अंश और चाचू, मैंने वहाँ से आज सुबह ही परमानेंट छुट्टी का बोल दिया है, मैं इधर ही कहीं कर लूंगी। बोलते हुए आव्या सौरभ को देख रही थी। सौरभ हाँ में सिर हिलाता है। तभी ध्रुवंश बोलता है, खोजने की क्या जरूरत है, हमारा अपना हॉस्पिटल है, ब्रो ने मम्मा के नाम पर बनाया है, तुम वही कर लो। जैसे ही आव्या ये सुनती है उसकी नज़र अव्यान पर ठहर जाती है क्योंकि ये सपना आव्या का था कि वह डॉक्टर बनकर एक हॉस्पिटल काव्या के नाम पर खोलेगी, जिसे अव्यान ने पूरा कर दिया था। आव्या अपनी जगह से उठती है और अव्यान को पीछे से हक करके कहती है, आई लव यू भाई। अव्यान इस पर ज्यादा कुछ रिएक्ट न करके रोनी को देखता है। रोनी अव्यान के आंखों को देखते ही किसी को कॉल करके कहता है, हॉस्पिटल में एक केबिन रेडी करो। आव्या रोनी की आवाज सुन उसे देखती है, फिर अव्यान को छोड़कर खड़ी होती है और रोनी को गौर से देखते हुए कहती है, तुम रोनी हो? आए कि अंकल और माया आंटी बेटे। आव्या सबसे मिली थी लेकिन रोनी से नहीं। रोनी बेख्याली में बस हाँ में सिर हिला देता है तो आव्या उसकी ओर बढ़कर उसके भी गले लग जाती है। अव्यान शांत सा बैठा आव्या की हरकतों को नोटिस कर रहा था। आज भी आव्या बचपन की ही तरह खाते समय इधर से उधर फुदकती रहती है। बचपन की आदत अब तक आव्या में है, ये बात सभी नोटिस कर रहे थे। सहस्त्रा सभी फैमिली को बहुत ध्यान से देख रही थी। ध्रुवंश सहस्त्रा को देखते हुए मन ही मन कहता है, कल ही मुझे डैड को वहां से छुड़ाना है, इसके लिए मुझे आपकी जरूरत है। कहीं इस बात से आप मुझे गलत न समझ बैठे, ऐसा न लगे कि हम सिर्फ आपका यूज कर रहे हैं। सोचते हुए ध्रुवंश श्रेष्ठा को देखता है। दूसरी तरफ एक बहुत बड़े विला जिसमें टाइगर की कई सारी स्टेचू बने थे, वहां टाइगर के दहाड़ने की आवाज से विला गूंज रहा था। रुद्र सोफे पर बैठा टाइगर के सिर को सहला रहा था, वहीं रुद्रांश गुस्से से रुद्र को देख रहा था। रुद्रांश एक दम गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, जब से तुम पैदा हुए हो तब से मैंने बस एक ही सपना देखा कि तुम माफिया किंग बनोगे, लेकिन तुमने एक झटके में मेरा सपना चूर चूर कर दिया। रुद्र टाइगर के एक पैर को देखते हुए उसके नाखूनों को हाथ से टच करने लगता है जो बहुत धार थी। वही टाइगर अपने सिर को इधर से उधर हिला रहा था। रुद्रांश रुद्र को अपनी तरफ ध्यान न देता देखकर सोफे से उठकर गुस्से से बोलता है, टाइगर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मेरे बात को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। आखिर कंडीशन ही क्या दिया था किंग ने? बस यही कि तुम्हें उस लड़की से शादी करनी थी। शादी कर लेते और किंग बनने के बाद छोड़ देते, क्या ही बिगड़ जाता तुम्हारा? उसके इतना बोलते ही रुद्र अपनी सर्द आवाज में कहता है, आई डोंट लाइक टचिंग गर्ल्स। बोलते ही वह रुद्रांश को देखता है, फिर खड़ा होकर उसके पास जाता है। रुद्र के जाते ही टाइगर जमीन पर बैठ जाता है। रुद्र अपने गर्दन पर हाथ फेरने लगता है तो रुद्रांश कंफ्यूज्ड होकर रुद्र को देखता है। अचानक रुद्र रुद्रांश को धक्का देता है, जिसके लिए रुद्रांश बिल्कुल भी रेडी नहीं था। रुद्रांश सोफे पर गिर जाता है। रुद्र तुरंत चाकू उठाकर अपना पैर सोफे पर रखता है और रुद्रांश के ऊपर झुककर उसकी गर्दन पर चाकू रखता है। चाकू की धार को देख रुद्रांश रुद्र को कहता है, ये क्या कर रहे हो टाइगर, चाकू हटाओ। बोलते ही रुद्रांश को अपने गर्दन पर चाकू घुसते हुए महसूस होता है, जिससे वह डर से रुद्र के आंखों में देखने लगता है। रुद्र की सब नजरें रुद्रांश की गर्दन पर थीं। रुद्र सिर टेढ़ा करके रुद्रांश की गर्दन को देखता है, जिसमें से हल्का खून निकल रहा था। रुद्र उसे देखकर कहता है, आई डोंट लाइक समवन्स लाउड वॉइस यू नो, बट फिर भी रुद्रांश पीछे होने की कोशिश करते हुए कहता है, आई एम योर डैड। रुद्र रुद्रांश के गर्दन पर चाकू और घुसाते हुए कहता है, आई डोंट केयर, मैं सिर्फ अपने मर्जी का मालिक हूँ, मुझे जो करने का मन करेगा मैं वही करूँगा, अगली बार से मुझे ऑर्डर दिया तो। बोलते ही वह रुद्रांश के गर्दन को देखता है, फिर चाकू को हटाकर चाकू को देखता है जो अब खून से सना हुआ था। रुद्रांश अपने गर्दन पर हाथ रखता है, फिर अपने हाथ को देखता है तो एकदम से घबरा जाता है। रुद्र सोफे पर बैठ कर बिना भाव के कहता है, रिलैक्स डैड, इतने कट से कोई नहीं मरता। बोलते ही वह चाकू के खून को अपने हाथ में घसता है। टाइगर उठकर रुद्र के हाथ में लगे खून को चाटता है। रुद्र रुद्रांश को देखता है, तभी 2 डॉक्टर आकर रुद्रांश के गर्दन को देखते हैं। रुद्रांश की नज़र बस रुद्र पर थी। रुद्र डॉक्टर को देखकर कहता है, डैड को दर्द हुआ तो तुम दोनों की लाश नहीं मिलेगी। ये सुनकर दोनों डॉक्टर डर से अपने हाथ अपनी जगह पर ही रोक लेते हैं।
रुद्र सोफे से उठता है और सीटी बजाते हुए ऊपर जाने लगता है। उसके पीछे उसका टाइगर भी चला जाता है तो वहीं रुद्र आशा बस रुद्र को देखता रह जाता है। 24 शास्त्रा एंड अव्या। आधी रात का वक्त था। सहस्त्रा प्यास लगने की वजह से उठ जाती है। वह कमरे के बैग को देखती है जो बिल्कुल खाली था। ये कोई नई बात नहीं थी। सहस्त्रा हमेशा ही अकेला सोया करती थी। अव्यान तो कभी कमरे में आता ही नहीं, बस कोई फाइल या कपड़ लेने आ जाता है। सहस्त्रा कमरे को चारों ओर देखने के बाद साइड टेबल पर देखती है जिस पर पानी का जग खाली था। सहस्त्रा ये देख बेड से उठती है, फिर जग लेकर कमरे का दरवाजा खोलती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है सामने देख डर सी जाती है क्योंकि इस वक्त पूरा हॉल अंधेरे में डूबा हुआ था। उसे प्यास भी लगी थी और डर भी रही थी। सहस्त्रा को अंधेरे से डरने की बीमारी थी जिसका इलाज उसने कराने की कोशिश की थी, पर उसका डर कभी खत्म नहीं हुआ था। प्यास की वजह से सहस्त्रा न चाहते हुए भी डर को काबू में करके फोन का फ्लैशलाइट ऑन करती है और धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगती है। जैसे जैसे वह कदम बढ़ाते जा रही थी उसका डर बढ़ता जा रहा था और डर से उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। सहस्त्रा हॉल के स्विच पर पहुंचते ही तुरंत सारे लाइट्स ऑन करती है। लाइट देखते ही सहस्त्रा राहत की सांस लेती है। फिर किचन में जाकर लाइट ऑन करके फ्रिज से पानी निकालकर पीने लगती है। पानी पीकर वह जग में पानी भरती है, फिर आगे बढ़ने लगती है। उसने बस 2 कदम ही बढ़ाए थे तभी अचानक सारे लाइट्स बंद हो जाती हैं। सहस्त्रा डरकर अपने नाइट सूट को कसकर पकड़ लेती है। पानी पीते वक्त फोन भी उसने टेबल पर रख दिया था जिस वजह से वह फ्लैशलाइट तक जला नहीं पा रही थी क्योंकि उसके हाथ में फोन नहीं था। सहस्त्रा की चारों ओर देख डर से सिसकी निकल जाती है। सहस्त्रा अपनी आंखें बंद करती है। उसका चेहरा पूरा पसीने से भीग चुका था। सहस्त्रा अपने फोन को ढूंढने लगती है, अब भी उसकी आंखें बंद थी। जब उसे अपना फोन नहीं मिलता वह धीरे से आंखें खोलती है तो उसकी चीख निकल जाती है। सहस्त्रा डर से वहीं बेहोश हो जाती है। चीख सुनकर अव्यान जो इस वक्त अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था वह सिर उठाकर दरवाजे की ओर देखता है, फिर कुछ सोचते हुए उठकर बाहर चला जाता है। अव्यान हॉल में जाकर लाइट जलाता है और चारों ओर देखता है। जब उसे वहां कोई नहीं दिखता तो अव्यान कुछ सोचते हुए किचन की ओर बढ़ जाता है। किचन में फर्श पर सहस्त्रा को बेहोश देखकर अव्यान जल्दी से आगे बढ़कर उसे गोद में उठा लेता है। अव्यान अब सहस्त्रा को लेकर कमरे की ओर बढ़ जाता है। कमरे में ले जाकर अव्यान सहस्त्रा को अच्छे से लेटाता है। सहस्त्रा के पसीने से भरे चेहरे को देख वह रुमाल से उसके चेहरे को पोंछ लेता है, जिसका होश बेहोश पड़ी सहस्त्रा को बिल्कुल भी नहीं था। अव्यान कुछ देर तक सहस्त्रा के चेहरे को देखता है, फिर दरवाजा बंद करके बाहर चला जाता है। सुबह किचन में सहस्त्रा चाय बनाते हुए रात के बारे में सोच रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वह किचन से कमरे में कैसे पहुंच गई। तभी सहस्त्रा के आंखों के सामने एक हाथ आता है जिसने उसका फोन पकड़ा था। सहस्त्रा फोन को देखती है, फिर सिर घुमाकर उसे देने वाले को देखती है तो यह आव्या थी। आव्या को देखते ही सहस्त्रा फोन लेकर सिर झुका लेती है। आव्या कुछ पल सहस्त्रा को देखती है, फिर अचानक ही उसके गले लगकर कहती है, आई एम सॉरी भाभी। सहस्त्रा हैरानी से खड़ी थी। उसे तो समझ ही नहीं आया ये अचानक क्या हुआ। आव्या सहस्त्रा से दूर होकर उसे देखकर कहती है, आई एम सॉरी, मैंने आपको बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया, बल्कि इन सब में तो आपकी कोई गलती ही नहीं है। सहस्त्रा चुप सी आव्या को देखती रहती है। आव्या को सहस्त्रा का चुप रहना बिल्कुल पसंद नहीं आता तो वह एकदम से झल्लाते हुए कहती है, भाभी आपको भाई ने अपने जैसा बना दिया है क्या? फीलिंगलेस, हार्टलेस, कुछ न बोलने वाला। सहस्त्रा न में सिर हिलाए कहती है, जी नहीं, वो मैं तो बस। बोलते ही वह रुक जाती है। तभी ध्रुवंश अंदर आते हुए कहता है, भाभी एक कॉफी प्लीज। सहस्त्रा हाँ बोलकर एक पेन गैस पर चढ़ाती है। तभी आव्या ध्रुवंश को कुछ इशारा करती है तो वही ध्रुवंश भी उसे कुछ इशारा करता है। दोनों इशारे में बात कर ही रहे थे तभी सहस्त्रा ध्रुवंश की ओर कप बढ़ाकर कहती है, कॉफी। ध्रुवंश का ध्यान सहस्त्रा की तरफ चला जाता है। वह कप लेकर स्लैब की ओर जाकर उससे टिककर खड़ा हो जाता है और कॉफी पीते हुए सहस्त्रा को देखने लगता है। सहस्त्रा चाय उतारकर कप में डाल रही थी। आव्या सहस्त्रा को गौर से देखते हुए कहती है, भाभी क्या आपने मुझे माफ कर दिया? सहस्त्रा कुछ पल तो चुप रहती है, फिर एक नजर आव्या को देखकर प्लेट पर स्नैक्स रखते हुए कहती है, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं थी। जिससे हम दिल से अपना मान लेते हैं तो उसकी जगह पर किसी और को हम किसी कीमत पर न बड़ी यह देख सकते। आव्या सहस्त्रा को देख ध्रुवंश को देखती है और कुछ इशारा करती है। ध्रुवंश कॉफी पीते हुए किचन से निकल जाता है। आव्या ध्रुवंश को देखती रहती है। उसके जाते ही वह सहस्त्रा से कहती है, थैंक यू भाभी, आप कितनी ज्यादा समझदार हैं। वैसे आप मुझसे और भाई से बहुत छोटी लगती है।
सहस्त्रा ये सुनकर आव्या को देखती है तो आव्या मुस्कुराते हुए कहती है, मतलब हम सब तो 24 साल के हैं, आपकी उम्र? आव्या के इतना बोलते ही सहस्त्रा कहती है, 21, मेरी उम्र 21 है। बोलते ही सहस्त्रा ट्रे उठाकर बाहर निकल जाती है तो वही ये सुनकर आव्या कुछ सोचती है, फिर एकटक सहस्त्रा को देखने लगती है। वही कमरे में आदित्य की आंखें बस एकटक काव्या को देख रही थी। आदित्य काव्या के चेहरे को बहुत प्यार से छू रहा था। काव्या के चेहरे पर जो दर्द पहले दिखते थे वह आदित्य के आने से खत्म हो चुकी थी, लेकिन वह अपना आंख नहीं खोल पा रही थी। 18 साल से आंखें बंद होने की वजह से अब जैसे उसे बंद रहने की आदत पड़ चुकी थी। वही दरवाजा हल्का खुला था जहां से विक्रम दोनों को देख रहा था। अव्यान फोन पर कुछ चैट करते हुए स्टडी रूम की ओर जा रहा था, तभी उसकी नज़र विक्रम पर पड़ती है। अव्यान बिल्कुल विक्रम के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। विक्रम अव्यान को देख इधर से उधर देखते हुए कहता है, वो मैं बस काव्या को देख रहा था क्योंकि आदित्य की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है और मेंटल का दिमाग खुद के कंट्रोल में नहीं रहता, तो हो सकता है कि वह काव्या को नुकसान पहुंचा दे। बोलते हुए विक्रम का ध्यान स्थिर नहीं था। अव्यान विक्रम को देखते हुए अपने कॉल वॉइस में कहता है, आपने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, इसीलिए आपकी एक गलती देखने पर भी हम यहाँ से नहीं गए। पर फिर नहीं, मम्मा पापा को अलग करने के बारे में गलती से भी मत सोचिए वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। विक्रम अव्यान को देखता है, फिर बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। अव्यान विक्रम को जाता हुआ देखता है, फिर मुड़कर कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। अव्यान आदित्य और काव्या दोनों को देखता है, फिर काव्या की ओर झुककर उसके माथे पर किस कर लेता है। आदित्य सिर उठाकर अव्यान को देखते हुए कहता है, वाइफी आंख नहीं खोल रही है अव्या न। ये सुनकर आदित्य को देखने लगता है, फिर झुककर वह आदित्य के माथे पर भी किस कर लेता है और पीछे हटकर उसके आंखों में देखकर कहता है, पापा मम्मा तभी उठेगी जब आप उनके पहले वाले हस्बैंड बनेंगे। आप अगर ऐसे रहे तो मम्मा आंखें नहीं खोलेगी। ये सुनकर आदित्य काव्या को देखता है। अव्यान अब कमरे का दरवाजा अच्छे से बंद करके चला जाता है। आदित्य काव्या के होठों को छूता है, फिर उसके बहुत करीब जाकर काव्या के होठों पर अपने होठ टिकाए उसके चेहरे को एकटक देखने लगता है। आदित्य काव्या को किस नहीं कर रहा था, बस उसने अपने होंठ काव्या के होठों से सटा दिया था। काव्या के शरीर में एक हलचल सी उठती है, उसका दिल तेजी से धड़क उठता है जो आदित्य बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहा था। 2 दिन बीतने के बाद ध्रुवंश फार्म हाउस आया था। ध्रुवंश सीधे कमरे में जाकर वॉशरूम का लॉक खोलकर अंदर जाता है तो देखता है धारा जमीन पर गिरी कांप रही थी। 2 छोटी दिनों तक बिना कुछ खाए बर्फ के पानी में रहकर, ऊपर से वॉशरूम जो बहुत ठंडी थी। ध्रुवंश कुछ पल रुककर धारा के पास जाता है और उसे गोद में उठा लेता है। धारा अब भी भीगी हुई थी क्योंकि वॉशरूम में एक भी कपड़ा नहीं था जिससे वह चेंज कर सके। ध्रुवंश धारा के सिर को छूता है जो आग की तरह तप रहा था और वह बुरी तरह से कांप रही थी। ध्रुवंश डॉक्टर को फोन करता है, कुछ आधे घंटे में ही डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर धारा को चेक करने के बाद एक इंजेक्शन देता है, फिर ध्रुवंश को गौर से देखने लगता है। ध्रुवंश डॉक्टर को देखता पाकर उसे घूरने लगता है। ध्रुवंश के घूरने पर डॉक्टर हिचकिचाहट में कहता है, सर इन्हें शरीर का ताप देने की जरूरत है। मैंने इंजेक्शन तो दे दिया लेकिन ये भी तभी काम करता है जिसके शरीर में 20% भी गर्म रहे, लेकिन इनके शरीर में तो वो भी खत्म हो चुकी हैं। ये सुनकर ड्रुवंश सर्द आवाज में कहता है, गेट आउट। डॉक्टर जल्दी से अपना सामान लेकर भाग जाता है। ध्रुवंश रिमोट से दरवाजा बंद करके धारा को देखता है, फिर ड्रॉ से एक कपड़ा लेकर अपने आंखों पर पट्टी बांधता है और धारा के ऊपर से चादर हटाकर एक एक करके उसके सारे कपड़े निकालता है। धारा के शरीर में अब एक भी कपड़ा नहीं था। वह ध्रुवंश के सामने नेक्ड थी पर ध्रुवंश उसे नहीं देख पा रहा था। ध्रुवंश फिर से धारा को चादर से गर्दन तक कवर करता है और अपनी आंखों से पट्टी निकालकर अपनी शर्ट उतारकर फेंक देता है। वह धारा के चेहरे को एकटक देखते हुए चादर के अंदर घुस जाता है और धारा को अपने शरीर से सटा लेता है। धारा का ब्रेस ध्रुवंश के चेस्ट से पूरी तरह से सट चुका था। यह महसूस करते ही ध्रुवंश धारा के बालों को मुट्ठी में भर लेता है। किसी लड़की का इस तरह नेक सामने होना किसी भी लड़के को आउट ऑफ कंट्रोल कर सकता है। जो हाल ध्रुवंश का हो रहा था, ध्रुवंश धारा के चेहरे को देखते हुए सर्द आवाज में कहता है, न मैंने तुम्हें अभी तक किस किया और नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे करीब कभी नहीं जाऊंगा। बोलते ही ध्रुवंश धारा को अपने बाहों में भर लेता है। ध्रुवंश के गर्म शरीर को महसूस करते ही धारा ध्रुवंश से और ज्यादा चिपकने लगती है। ध्रुवंश के लिए ये करना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी वह खुद को कंट्रोल करके ये कर रहा था। शॉपिंग मॉल में आव्या और सहस्त्रा आए हुए थे। सहस्त्रा एक जगह खड़ी होकर आव्या को देख रही थी तो वहीं आव्या पूरे मॉल में इधर से उधर घूमे जा रही थी।
आव्या कपड़ों को छू छू कर देख रही थी। वहीं कुछ दूरी पर खड़ा रुद्र आव्या के छूते उन कपड़ों को देख रहा था। आव्या चल चलकर एक लहंगे के सामने जाकर रुकती है। वह लहंगा एक शादी का जोड़ा था। आव्या कुछ पल लहंगे को देखती, फिर सहस्त्रा को देखते हुए कहती है, भाभी मैं ये ट्राई करके आती हूँ। वैसे भी मैं जानना चाहती हूँ कि मैं दुल्हन के जोड़े में कैसे लगती हूँ। सहस्त्रा मुस्कुराते हुए बस हाँ में सिर हिला देती है। आव्या चेंजिंग रूम में जाती है। रुद्र एकटक बस चेंजिंग रूम की ओर ही देखे जा रहा था। उसने तो आव्या के सिवाय किसी पर ध्यान ही नहीं दिया था। कुछ देर बाद आव्या चेंज कर रखे धीरे कदमों से बाहर आती है। जैसे ही रुद्र उसे देखता है उसे देखता रह जाता है। आव्या बिना ज्वेलरी के भी दुल्हन की तरह लग रही थी। उसकी खूबसूरती को उसकी मुस्कान की वजह से और ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। सहस्त्रा भी आव्या को ऐसा देखती रह जाती है। आव्या गोल गोल घूमते हुए कहती है, भाभी मैं कैसी लग रही हूँ। सहस्त्रा आव्या में खोए हुए कहती है, अगर दूल्हा देखे तो अपना होश ही खो बैठे। इस कदर आप खूबसूरत लग रही हैं। सच में आप बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। आव्या मुस्कुराते हुए सहस्त्रा को फोटो लेने का बोलती है और खुद पोज देने लगती है। सहस्त्रा उधर फोटो खींच रही थी, इधर रुद्र भी आव्या का फोटो खींच रहा था। आव्या सहस्त्रा से फोन लेकर फोटो देखती है, फिर चेंजिंग रूम में चली जाती है। रुद्र आव्या के फोटो को बहुत गौर से देख रहा था। आव्या लहंगे को उसी जगह में रखकर सहस्त्रा को चलने के लिए कहती है, क्योंकि दोनों ने बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी और वैसे भी आव्या उस लहंगे को लेना नहीं चाहती थी। उसका तो बस एक ही सपना है कि उसकी जब शादी हो तो सारी पसंद आदित्य और काव्या की हो। रुद्र आव्या को देखता है, फिर सिर टेढ़ा करके उस लहंगे को। रुद्र अब सिर घुमाकर धीर को देखता है। रुद्र की नज़र को समझ धीर जल्दी से उस शॉप में घुस जाता है और जितनी भी आव्या ने कपड़ों को टच किया था वह सारे कपड़े वह ले लेता है। रुद्र की सारी हरकतों को नोटिस करता रुद्रांश का बॉडीगार्ड उसे देख रहा था और साथ ही वह मॉल से निकलती आव्या को भी देख रहा था। कुछ देर बाद वह रुद्रांश को कॉल करते हुए जाने लगता है। ऑफिस में बैठा अव्यान अपने लैपटॉप पर बहुत ध्यान से देखते हुए कुछ देख रहा था। वह कीबोर्ड पर हाथ चलाने लगता है, तभी अचानक उसका ध्यान उसके हाथ पर चला जाता है। अव्यान अपने हथेली को खोलकर देखता है जिसमें शादी के वक्त सहस्त्रा ने अपने नाम को मेहंदी से लिखा था। उसके नाम को देखते ही अव्यान का चेहरा एकदम से सर्द हो जाता है। इधर सहस्त्रा भी मॉल से वापस आने के बाद सोफे पर बैठकर बहुत गौर से अव्यान के नाम को देख रही थी। सहस्त्रा अव्यान के नाम को छूते हुए धीरे से कहती है, ऐसा मुझे क्यों लगता है कि मैं आपको पहले से जानती हूँ। पहले भी आप सबके करीब थी, मैं आप सबको पहले से जानती हूँ। बोलते हुए सहस्त्रा के आंखों के सामने एक नज़ारा दिखने लगता है जो बहुत ज्यादा धुंधली थी। ये याद करते हुए सहस्त्रा का सिर में बहुत तेज दर्द होता है। वह अपने सिर को पकड़ लेती, उसके सामने बहुत सारी धुंधली यादें दिखने लगती हैं, कुछ बातें, हंसने की आवाज़, ये सारी चीजें दिखते ही सहस्त्रा के मुंह से एकाएक निकलती है, साजन। वह इतना बोलते ही दर्द से चीख उठती है। श्रेष्ठा जो कमरे से गुजर रही थी वह चीख सुनकर जल्दी से अंदर जाती है। सहस्त्रा को ऐसा देखकर वह जल्दी से घबराते हुए उसके पास जाकर पूछती है, क्या हुआ सहस्त्रा, तुम ठीक हो। सहस्त्रा चीखते हुए कहती है, पापा पापा छोड़ो पापा को। श्रेष्ठा उसे ऐसा देख दरवाजे की ओर देखकर पुकारती है, प्रिंसेस प्रिंसेस। आव्या जल्दी से अंदर आती है और सहस्त्रा को ऐसा देखकर फिर से अपने कमरे की ओर जाकर एक इंजेक्शन लाती है और सहस्त्रा को लगा देती है। सहस्त्रा धीरे धीरे ढीला पड़ने लगती है। वह सोफे पर बेहोशी में लेट जाती है और धीरे से बड़बड़ाती है, पापा को छोड़ दो। आव्या एकटक सहस्त्रा को देखती रहती है। वही श्रेष्ठा सहस्त्रा को देखने के बाद आव्या को देखती है। 25 तुझको मैं कर लूँ हासिल लगी है यही धुन। ध्रुवंश के गर्म शरीर के भाप को महसूस करके धारा की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है उसके सामने ध्रुवंश की दो सर्द आंखें उसे दिखती हैं। धारा उसे देख सहम सी जाती है। ध्रुवंश और धारा इस वक्त बहुत करीब थे। धारा कुछ पल तक तो ध्रुवंश को देखते रहती है, फिर अचानक से उसे अजीब सा लगता है। धारा अपने हाथ को अंदर ले जाकर खुद को टच करती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। ध्रुवंश को जब यह एहसास होता है कि धारा को पता चल चुका है तो वह धीरे से उससे दूर होकर उठकर खड़ा हो जाता है। ध्रुवंश नीचे से शर्ट उठाकर पहनने लगता है। वही धारा चादर ऊपर करके अंदर देखती है तो एकदम से बच्चों जैसे रोते हुए कहती है, तुमने मेरी इज्जत लूट ली। बोलते ही वह और जोर जोर से रोने लगती है। धारा की हरकत से ध्रुवंश की भौहें चढ़ जाती हैं। धारा खुद को कवर करके बेड से सटकर बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, तुम कितने गंदे हो, शादी से पहले तुमने मेरे साथ सुहागरात मना ली। बोलकर फिर एक बार रोने लगती है। ध्रुवंश अपने सिर पर एक उंगली से रब करते हुए धीरे से कहता है, प्यार करने के लिए ये बच्चे ही मिली थी क्या तुझे। बोलते ही वह धारा को देखता है। धारा ने ध्रुवंश की धीरे से बोली बात को
नहीं सुनी थी, वो तो बस अपना रोने में बिजी थी। ध्रुवंश अपने एक पैर बैग पर रखकर उसे घूरते हुए कहता है, स्वीटहार्ट अगर अभी के अभी तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। धारा ये सुनकर तुरंत कहती है, तुम रेपिस्ट टेररिस्ट कहीं कि मैं तुम्हारी शिकायत शिव जी से कर बड़े होगी, फिर वो तुम्हें बहुत बड़ी वाली पनिशमेंट देंगे। धारा का शिवजी मतलब भोलेनाथ से था, वह उसकी भक्त थी। ध्रुवंश बेड से पैर हटाकर उसे सर्द आवाज में कहता है, और तुम क्या हो मर्डर। जैसे ही धारा ये सुनती है एकदम से रोना बंद कर देती है, वह सिर झुकाए सिसकने लगती है। ध्रुवंश धारा को बहुत ध्यान से देखने लगता है। धारा कुछ देर तक यूं ही सिसकते रहती है। ध्रुवंश अब उससे नजरें हटाकर कमरे से जाने लगता है। तभी धारा की सिसकते हुए आवाज आती है, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, पेट पर बड़े बड़े चूहे मुझे परेशान कर रहे हैं। ये सुनते ही ध्रुवंश के कदम रुक जाते हैं। कुछ पल वह खड़ा रहता है, फिर नीचे जाकर खाना लेकर आता है। खाना लेकर वह धारा के पास बैठ जाता है। धारा जल्दी से खुद को कवर करके खसकते हुए ध्रुवंश की ओर आती है। ध्रुवंश धारा को देखता है, फिर अपने हाथ से एक निवाला बढ़ा देता है। धारा जल्दी से खाती है। इस दौरान धारा ध्रुवंश के हाथ को काट लेती है। ध्रुवंश घूरकर उसे देखता है तो धारा रोधू सी आवाज में कहती है, सॉरी। ध्रुवंश अब वैसे ही उसे खिलाते हुए एकटक देखने लगता है और मन ही मन कहता है, कितनी भोली हो तुम स्वीटहार्ट, ये दिखावा है या सच है। सोचते हुए वही एक निवाला फिर एक बार बढ़ा देता है। धारा नमे सिर हिला देती है और बहुत मासूम सी आवाज में कहती है, पानी। ध्रुवंश खाना को साइड में रखकर पानी का गिलास बढ़ा देता है। धारा दोनों हाथ से गिलास पकड़कर पीने लगती है। पानी पीने के बाद वह ध्रुवंश को गिलास बढ़ा देती है और खाना को देखते हुए कहती है, खाना। ध्रुवंश गिलास को साइड में रखकर फिर एक बार उसे खिलाने लगता है। सारा खाना खत्म होते ही ध्रुवंश प्लेट लेकर जाने लगता है। तभी धारा कहती है, अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो लोग मुझे बहुत बुरा भला बोलेंगे। ध्रुवंश मुड़कर एक नज़र धारा को अजीब नजरों से घूरता है, फिर कहता है, कबर्ड में मेरी शर्ट है, उसे पहन लो। धारा कबर्ड की ओर देखकर जल्दी से कहती है, लेकिन मेरी ब्रा और पैंटी, मैं अंदर में क्या पहनूंगी। ये सुनकर ध्रुवंश ऑकवर्ड सा हो जाता है, पर धारा को तो ये बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। ध्रुवंश अब वहां से जाते हुए कहता है, गार्ड से बोलकर मैं भेज रहा हूँ। बोलते ही वह दरवाजा बंद करके लॉक करता है और नीचे हॉल पर चला जाता है। किचन में प्लेट रखकर वह गार्ड को बोलकर अपनी जिप में बैठकर वहां से निकल जाता है। सक्सेना हाउस में आव्या एकटक सहस्त्रा को देख रही थी, जो इस वक्त सोफे पर ही बेहोश पड़ी लेटी थी। कुछ देर बाद सहस्त्रा की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। आंखें खुलत ही सहस्त्रा उठकर बैठ जाती है और इधर उधर देखते हुए कहती है, आप यहाँ। आव्या हल्का मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ भाभी, आपको सिर में दर्द था तो मैं यही रुकी। सहस्त्रा अपने सिर को दबाते हुए कहती है, दर्द? हाँ, ये मुझे हमेशा दर्द होता है, पता नहीं कैसे। बोलते हुए सहस्त्र सोचने लगती है। आव्या उसका ध्यान भटकाते हुए एकदम से कहती है, अच्छा भाभी, ये सब छोड़िए और ये बताए भाई और आपके बीच सब कुछ ठीक है? आई मीन सब नॉर्मल है ना? आव्या के सवाल का जवाब सहस्त्रा को खुद नहीं पता था कि आखिर उसका और अव्यान का रिश्ता कैसा है। उसे तो अब तक पता नहीं कि अव्यान इस रिश्ते में रहना चाहता भी है या नहीं, पर सहस्त्रा अपने रिश्ते के बारे में बताकर किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह नजरें इधर से उधर करते हुए कहती है, हाँ हाँ, हमारा रिश्ता ठीक है, सब नॉर्मल है। बोलते ही सहस्त्रा अपने हाथ की उंगलियों को फंसाती है। आव्या उसके हरकतों को नोट छोटी सा करते हुए कहती है, अच्छा तो भाई दूसरे कमरे में क्यों सोते हैं? अब तो जैसे सहस्त्रा की बोलती ही बंद हो जाती है। वह नजरें चुराते हुए कहती है, वो जी, उन्हें देर रात तक काम रहता है तो हमें डिस्टर्ब न हो इसलिए दूसरे कमरे में सोते हैं। सहस्त्रा के बहाने बनाते हुए बोलने से आव्या उसके बगल में बैठकर उसका हाथ पकड़ लेती है। सहस्त्रा आव्या को देखने लगती है। आव्या सहस्त्रा के आंखों में सीरियस होकर कहती है, बहाने बनाने से कुछ नहीं होता है भाभी, भाई आपके पति है, शादी हुई है आपकी, भले जैसे भी हुई हो आपका भाई भरपूर हक है तो उस हक को जताए। आव्या की बातें सुनकर सहस्त्रा अपने हाथ को देखती है जिसे आव्या ने पकड़ा था, फिर आव्या को देखते हुए कहती है, किसी पर जबरदस्ती हक हम नहीं जता सकते। अगर हम उनकी पत्नी है तो वो भी मेरे पति है, लेकिन तब जब वो खुद मानेंगे। जब तक वो हमें खुद पत्नी बनने का हक नहीं देते हम उन पर कोई हक नहीं जताएंगे। आव्या एकदम से कहती है, और अगर उन्होंने आपको पत्नी होने का हक कभी नहीं दिया तो, अगर उन्होंने आपको इस रिश्ते से आज़ाद कर दिया तो। ये सुनकर सहस्त्रा के दिल में अचानक ही दर्द सा उठता है। वह अपने नमी आंखों को छुपाए जल्दी से नजरें झुका लेती है। अव्यान से न कभी उसकी बात हुई, न कोई रिश्ता बना,
पर फिर भी उसे अभी से अव्यान के दूर होने से बहुत तकलीफ हो रही थी। उसके दिमाग में और एक बात भी थी, और वह थी जो आव्या ने कहा था, एक लड़की का जिक्र। अव्यान की जिंदगी में पहले से एक लड़की है, ये बात उसके लिए और भी ज्यादा तकलीफ देने वाला था। आव्या सहस्त्रा के हाथ को छोड़कर उठती है और सहस्त्रा को कुछ पल देखकर जाने लगती है। तभी सहस्त्रा एकदम से कहती है, क्या आपके भाई भी उनसे शादी करना चाहते थे? आव्या के रुक जाते हैं। वह पीछे मुड़कर सहस्त्रा को देखती है जो अब तक सिर झुकाए हुई थी। आव्या थोड़ी देर उसे देखकर कहती है, भाई मम्मा की बात कभी नहीं टालते, हद से ज्यादा मम्मा से प्यार करते हैं और प्रज्ञा मम्मा की पसंद थी तो। इतना बोलते ही आव्या रुक जाती है। उसे सहस्त्रा के आंसू टपकते हुए दिख रही थी। आव्या एकदम से कहती है, लेकिन प्रज्ञा अब इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है। बोलते ही आव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं ये सुनकर सहस्त्रा नजरें उठाकर हैरानी से आव्या को देखती है। आव्या भी आंखें खोलकर देखती है तो सहस्त्रा के आंसू गाल पर दिख रहे थे। वहीं बाहर खड़ा अव्यान दोनों की बातों को सुनकर अपनी मुट्ठी भींच लेता है। दूसरी ओर एक कमरे में रुद्र आंखें बंद करके एक हाथ में पेटिंग ब्रश पकड़ा था और एक हाथ में हार्मोनिका। वह आंखें बंद करके कुछ पेटिंग कर रहा था और उसके साथ हार्मोनिका मुंह में रखे एक धुन बजा रहा था। वह धुन जुनूनियत से भरी हुई थी और साथ ही बहुत ज्यादा खतरनाक भी लग रही थी। धुन सुनकर किसी की भी डर से रोंगटे खड़े हो जाए, और वह धुन इस गाने को प्रदर्शित कर रही थी, दिल इबादत कर रहा है धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल लगी है यही धुन, जिंदगी की शाख से लूं कुछ हसीन पल में चुन, तुझको मैं कर लूं हासिल लगी है यही धुन। रुद्र पेटिंग करते करते रुकता है और अपनी आंखें खोलकर देखता है तो यह आव्या की पेंटिंग थी जिसमें वह दुल्हन के जोड़े में थी। रुद्र ने इसे आंख बंद करके बनाया था और वह बिल्कुल आव्या की तरह सेम टू सेम लग रही थी। रुद्र उसे एकटक देखने लगता है, फिर अपना हाथ बढ़ाकर आव्या के चेहरे को छूने वाला होता है, पर एकदम से उसके हाथ हवा में ही रुक जाते हैं। वह कुछ सोचते हुए झटके से हाथ पीछे करके हार्मोनिका बजाते हुए पेटिंग को पीट करके आगे बढ़ता है। जो भी जीतने पल जीऊं उन्हें तेरे संग जीऊं, जो भी कल हो अब मेरा उसे तेरे संग जीऊं, जो भी सांसें मैं भरूं उन्हें तेरे संग भरूं, चाहे जो हो रास्ता उसे तेरे संग चलूं, दिल इबादत कर रहा है धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल लगी है यही धुन। रुद्र के कदम एकदम से रुक जाते हैं और वह मुड़कर फिर से पेटिंग को देखने लगता है। उसके आंखों में जुनूनियत के सिवा कुछ भी नहीं था। वही धीरे धीरे आगे बढ़ता है और सोफे पर बैठ जाता है। उसकी नज़र अब साइड में रखे शादी के जोड़े को देखता है। ये वही शादी का जोड़ा था जिसे मॉल में आव्या ने पहना था। रुद्र हार्मोनिका बजाते हुए ही उसे छूने लगता है। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला, लम्हे ये फिर ना आने इनको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लुटा, तुझे तुझसे तोड़ लूं कहीं खुद से जोड़ लूं, मेरे जिस्मो जान पे आ तेरी खुशबू ओढ़ लूं। रुद्र के चेहरे पर अब लहंगे का दुपट्टा उड़ा हुआ था। वह अपने चेहरे से उसके हटाकर सूंघने लगता है जैसे कोई टाइगर अपने शिकार को सूंघता है। बाहों में दे बस जाने, सीने में दे छुप जाने, तुझ बिन मैं जाऊं तो कहाँ, तुझसे है मुझे को पाने यादों के वो नजर आने, एक जिन पे हक हो बस मेरा, तेरी यादों में रहूं तेरे ख्वाबों में जगूं, मुझे ढूंढे जब कोई तेरी आंखों में मिलूं, जो भी सांसें मैं भरूं उन्हें तेरे संग भरूं, चाहे जो हो रास्ता उसे तेरे संग चलूं। रुद्र हार्मोनिका को अपने मुंह से हटाकर पेटिंग को देखते हुए खुद गाने लगता है। दिल इबादत कर रहा है धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल लगी है यही धुन। उसके हर एक बोल हर एक शब्द जुनूनियत से भरा हुआ था। अगर कोई भी लड़की सुन ले तो डर से कांपने लग जाए। वही रुद्रांश दरवाजे पर खड़ा अंदर की चीजों को सुनने की कोशिश कर रहा था, पर कमरा साउंड प्रूफ की वजह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कुछ देर तक तो वह वहीं कान लगाए सुनने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक दरवाजा खुलता है। रुद्रांश डर से दरवाजे की तरफ पीठ करके खड़ा होकर इधर उधर देखने लगता है। आज तक रुद्रांश किसी से नहीं डरता था, लेकिन खुद इकलौता उसका बेटा था जिससे वह डरता था। रुद्रांश को इस तरह अगर कोई देखता तो हंस हंसकर लोटपोट हो जाता। रुद्र रुद्रांश को देखते हुए उसकी नजरों को देखता जो दीवारों को देख रहा था। रुद्र अपनी सीरियस आवाज में कहता है, What happened Dad? रुद्रांश जो इधर उधर देखने का नाटक कर रहा था वह रुद्र की आवाज सुनकर डर सा जाता है। उसका शरीर डर से थोड़ा हिल जाता है। फिर वह खुद को नॉर्मल करते हुए मुड़कर रुद्र को देखता है, फिर कहता है, वो टाइगर तुमने अपना विला बहुत अच्छा बनाया है। मैं सोच रहा हूँ अमेरिका जाकर मैं भी अपना विला इसी तरह से बनाऊं। आई मीन ऐसा कलर ऐसी पेंटिंग। बोलते हुए वह रुक जाता है। उसकी नजर अब रुद्र के हाथ सिर पर रुक जाती है। वह रुद्र के सिर और हाथ में पट्टी देखकर हैरान हो जाता है। उसने पहले ध्यान नहीं दिया था। रुद्रांश अविश्वास होकर कहता है, तुमने अपने चोटों का इलाज करवाया?
ये बोलते हुए रुद्रांश काफी ज्यादा शॉक था। रुद्रांश रुद्र के थोड़ा पास जाकर कहता है, तुम तो गहरी चोट लगने पर इलाज नहीं करते, फिर ये कैसे? बोलते ही वह रुद्र को देखता है। ये सच था, रुद्र अपने किसी भी चोट का इलाज नहीं करवाता था। वह चोटों पर घाव लगाना खुद को कमजोर बनाना सोचता था। एक बार तो ऐसे ही किसी ने उसके पेट पर गोली मार दिया था, तब रुद्र ने खुद वो गोली निकाली थी और जब तक वह होश में रहा उसने किसी को भी अपने चोट पर दवाई लगाने नहीं दिया। लेकिन जब वह बेहोश हुआ तब रुद्रांश ने डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज करवाया। रुद्र हमेशा रुद्रांश और धीर के जिद और रिक्वेस्ट पर ही अपना इलाज करवाता। रुद्रांश के ऐसे सवाल को रुद्र पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और आगे बढ़ते हुए अपने कमरे में चला जाता है। रुद्रांश उसके जाते ही कमरे को देखकर अंदर जाने वाला होता है, तभी रुद्र का टाइगर बाहर आकर बैठ जाता है। रुद्रांश उसे देखकर एक कदम आगे बढ़ाता, तभी टाइगर जोर से दहाड़ उठता है। रुद्रांश पीछे हटकर उसे गुस्से से देखता है तो वही टाइगर भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रुद्रांश को देखता है। रुद्रांश हार मानकर वहां से चला जाता है। सुबह आव्या बेड पर बैठी बाउल में पानी लिए कपड़े को गीला करके काव्या को स्पंज बाथ दे रही थी। आदित्य बैठकर एकटक उसे ऐसा करता देख रहा था। फिर उसे अचानक क्या होता है, वह कहता है, मेरी वाइफी है, ये मैं करूंगा। आव्या जो अब तक स्पंज बाथ देने में बिजी थी वह सिर उठाकर आदित्य को देखती है, फिर कुछ और चते हुए मुस्कुराते हुए कपड़ा आदित्य को दे देती है। आदित्य कपड़ा लेकर काव्या को स्पंज बाथ देने लगता है तो वही आव्या मुस्कुराते हुए आदित्य को देख रही थी। आदित्य स्पंज बाथ देते हुए एकदम से रुक जाता है। उसे काव्या की बात याद आती है, मुझे ऐसे आदत नहीं है मैं अपने पूरे शरीर को भींगा दूं, आगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये याद आते ही आदित्य आव्या को देखते हुए कहता है, वाइफी को ये पसंद नहीं है, वाइफी को नहाना पसंद है। ये सुनकर आव्या आदित्य की बातों को नकारते हुए कहती है, नहीं डैडा, मम्मा नहा नहीं सकती, वो बीमार है। आदित्य जिद करते हुए कहता है, नहीं वाइफी को ये पसंद नहीं है, वाइफी को नहाना पसंद है, उसे नहाना पसंद है। आव्या परेशान होकर आदित्य को देखती है और फिर एक बार मना करती है। आदित्य भी जिद पर अड़ा था, तभी अव्यान अंदर आकर बोलता है, इट्स ओके रैबिट, मम्मा हल्के गर्म पानी से नहा सकती है। ये सुनकर आव्या बस हाँ में सिर हिला देती है। अव्यान वॉशरूम में जाकर बाथटब में हल्का गर्म पानी भरता है और काव्या को गोद में उठाकर बाथटब में अच्छे से लेटाता है और वॉशरूम को लॉक करके बाहर आ जाता है और आव्या को देखकर इशारा करता है तो आव्या हाँ में सिर हिला देती है। वहीं आदित्य नीचे घुटनों के बल खड़ा होकर काव्या के एक एक कपड़ों को निकालने लगता है। सारे कपड़ों को निकालकर वह काव्या को नहलाने लगता है। उसका ध्यान बस काव्या को नहलाने में था। वहीं काव्या का चेहरा एकदम से लाल होने लगता है, जैसे वह शर्मा रही हो, जैसे उसे इस बात का एहसास हो कि वह किस कंडीशन में किसके सामने है। सहस्त्रा श्रेष्ठा के कमरे के बाहर खड़ी थी। वह एकटक श्रेष्ठा को देख रही थी जो ध्रुव के फोटो को देख रही थी और उसके आंसू टप टप करके बार बार फोटो फ्रेम पर गिरती जा रहा थी। सहस्त्रा को फोटो तो नहीं दिख रही थी लेकिन श्रेष्ठा के गिरते आंसू दिख रहे थे और उसे यह अच्छी तरह से पता चल चुका था कि श्रेष्ठा किसकी फोटो देखकर रो रही है। सहस्त्रा अब वहां से चलकर ध्रुवंश के कमरे की ओर बढ़ जाती है। सहस्त्रा जैसे ही कमरे में पहुंचती है वह देखती है ध्रुवंश आईने के सामने खड़ा शर्ट के बटन लगा रहा था। सहस्त्रा उसके पीठ को देखते हुए कहती है, आप अपने डैड को कब नाना जी छुड़ाएंगे? आवाज सुनते ही ध्रुवंश मुड़कर सहस्त्रा को देखता है। ध्रुवंश अब इसी के बारे में सोच रहा था कि वह सहस्त्रा से कैसे बात करे और यहाँ तो सहस्त्रा खुद आकर बोल दी, जिस वजह से ध्रुवंश थोड़ा हैरान हो जाता है।